शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अध्याय 51 थाउजेंड सल्व सिटी की एकमात्र सहस्राब्दी बल के रूप में मोंची परिवार का वास्तव में प्रभाव की एक भयावह मात्रा थी। रयान के ग्रेंजर के दौरे के 3 दिन बाद गिल्डेड रोज को सूचित किया गया कि कीमियागर गिल्ड उनके सामान को जब्त कर लेगा। एक छोटा, अधेड़ उम्र का कीमियागर जो लगभग 40 से 50 वर्ष का था, उन्हें देखने आया। वह सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक कृपालु भाव के साथ देख रहा था। यह विशेष रूप से सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब के उद्देश्य से नहीं था। यह अल्केमिस्ट गिल्ड के एक सदस्य का सामान्य रवैया था। प्रसिद्ध कीमियागर गिल्ड के लोगों का यह रवैया थाउजेंड सल्व सिटी की सभी कीमिया दुकानों के प्रति यह रवैया था, जिसमें अतीत के चमकती गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से एक शामिल था। उनकी नज़र में भले ही ये कीमिया की दुकानें प्रभावशाली दिखाई दें, वे केवल कीमियागर गिल्ड की कठपुतली थीं। कीमियागर गिल्ड के प्राधिकरण के बिना वे एक सभ्य कीमियागर की भर्ती भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कीमियागर गिल्ड का पूरे उद्योग पर नियंत्रण था। इन कीमिया की दुकानों के अस्तित्व का फैसला अल्केमिस्ट गिल्ड के एकमात्र शब्द से किया जा सकता है। इस सोने का पानी चढ़ा गुलाब की तरह कुछ दिनों पहले जिस होप पोशन का अनावरण किया गया था, उसने सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब सुर्खियों में डाल दिया था। लेकिन अब कीमियागर गिल्ड के एक शब्द के साथ उसे अचानक उनके सामान को जब्त करने के खतरे का सामना करना पड़ा। कीमियागर मोलिन, यह क्या है? आरव पिछले कुछ दिनों से सेज टॉवर पर था, इसलिए केवल पुराने बटलर को ही सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब का प्रभारी छोड़ दिया गया था। ये सुनकर कि अल्केमिस्ट गिल्ड से कोई मिलने आया था, वह जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए निकला। लेकिन एक बार जब वह लॉबी में पहुंचा तो पुराने बटलर का चेहरा सख्त हो गया। काले वस्त्र पहने 10 कीमियागर अलमारियों में लगे सामानों पर जब्त चिन्हित कागज चिपका रहे थे। हर बार जब वे किसी चीज पर एक पेपर चिपकाते हैं तो इन्वेंट्री लेने वाला कीमियागर उसे रिकॉर्ड कर लेगा। और इसका प्रभारी कीमियागर मोलिन था, जिसे पुराने बटलर ने कई बार निपटाया था। अल्केमिस्ट गिल्ड में मोलिन बाजार पर्यवेक्षण के प्रभारी थे। जब द गिल्डेड रोज फिर से खुल रहा था तो पुराने बटलर ने विशेष रूप से इस मोलिन से कई बार मुलाकात की ताकि कीमियागर गिल्ड उनके लिए परेशानी न करे। उसने उसे कुछ उदार रिश्वत भी दी। उस समय मोलिन ने अपनी छाती को थपथपाया और गारंटी दी कि सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब का मामला उसके मामले होंगे, और यदि कभी कोई समस्या होती है तो वह आधिकारिक समस्या बनने से पहले इसे हल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनकी तलाश करेगा। पुराने बटलर ने कभी नहीं सोचा था कि 1 महीने बाद मोलिन, जिन्होंने उन शब्दों को इतने आत्मविश्वास से कहा था, सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब के सामान को जब्त कर लेंगे। तिरछा हड़बड़ाते हुए उसने जल्दबाजी में काले वस्त्र पहने लोगों को उस व्यक्ति से मदद का अनुरोध करते हुए अधिक कागजात चिपकाने से रोक दिया। कीमियागर मोलिन, क्या हमारे पास कुछ शब्द हो सकते हैं? आप यहाँ कह सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। यदि यह पहले था तो मोलिन अभी भी निजी तौर पर चैट करने के लिए सहमत हो सकता था, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि उसे संभावित रूप से कुछ और लाभ मिल सकता है। लेकिन इस बार मोलिन ने इस पर विचार भी नहीं किया और तुरंत इसे खारिज कर दिया। यह बूढ़ा बटलर अचानक समझ गया कि स्थिति कितनी खराब है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा रखता था। ठीक है कीमियागर मोलिन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब के उत्पाद क्यों जब्त किए जा रहे हैं? क्यों जब्त किया जा रहा है? मोलिन ने कहा, क्या आप खुद नहीं जानते कि गिल्डेड रोज ने क्या किया? पुराना पाओ, आपका सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब इस बार बड़ी मुसीबत में है। हमारी पिछली दोस्ती के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसके बारे में ज्यादा न पूछें और आगामी सुनवाई में सब कुछ समझाने से पहले मेरे लोगों को सामान लेने में जल्दी से मदद करें। यह मत सोचो कि तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब बहुत गंभीर है। सुनना, यह ऊपर से एक निर्णय है। किसी को आपके लिए याचना करने के लिए ढूंढना बेकार है। मोलिन ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर अपने अधीनस्थों की प्रगति पर नजर डाली। ये तय करते हुए कि यह बहुत धीमा था, उसने कुछ मोहरों को खुद पकड़ लिया और अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हुए कुछ सामानों पर कागजों को चिपका दिया। ये और ये, इन सभी को मेरे लिए वापस लाते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि काले वस्त्र वाले कीमियागर ने जिन सामानों को जब्त किया था वे सामान थे जो उन्हें बताया गया था कि वे समस्याग्रस्त हो सकते हैं, जबकि मोलिन ने जिन लोगों को जब्त किया है वे सभी सोने का पानी चढ़ा हुआ गुलाब की सबसे महंगी वस्तुएं थीं। मोलिन की पसंदीदा गतिविधि कीमिया की दुकानों को बंद कर रही थी, क्योंकि कीमिया की दुकान के स्टॉक को जब्त करने से बड़ी मात्रा में आय होगी। अब भी उसके द्वारा चुने गए कुछ सामानों की कीमत कुछ लाख सोने की थी। यदि वह उन्हें कीमियागर गिल्ड में वापस लाया तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से मोलिन द्वारा संसाधित किया जाएगा, और अगर कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनका निपटान किया जाना था तो निश्चित रूप से मोलिन पर दोष नहीं लगाया जा सकता था। रासायनिक सामान बहुत कमजोर थे, इसलिए कुछ नुकसान दिखाई देना सामान्य था, है ना? फिर कौन देख सकता था? बंद गिल्डेड रोज। ऐसे समय में उन्हें सबसे पहले अपनी सुनने की क्षमता के बारे में चिंता करनी होगी। मोलिन ने जल्दी से अलमारियों के चारों ओर देखा। हर महंगी वस्तु जो उसकी नजर में आए, उसके चेहरे पर उत्साह और लालच की झलक दिखाई दी। 1 वस्तु, 2 वस्तुएं, 3 वस्तुएं।
थोड़ी ही देर में मोलिन ने 8 महंगी वस्तुएं जब्त कर लीं, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसकी आंखें दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर मुड़ गईं। मोलिन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वास्तव में कीमती वस्तुएं संभवतः कीमिया प्रयोगशाला में थीं। तुम और तुम मेरे पीछे आओ। मोलिन ने कुछ काले वस्त्र पहने कीमियागरों की ओर इशारा किया और उनके साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। लेकिन जैसे ही मोलिन ने सीढ़ी पर पैर रखा, हवा में एक हल्की आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि मोलिन समझ पाता कि क्या हुआ था, उसे बेरहमी से उड़ा दिया गया। सौभाग्य से वह बहुत ऊपर नहीं गया। इस प्रकार वह जल्दी से नीचे गिर गया। हालांकि वह पहले चेहरे पर गिरा। कौन है? मोलिन मुश्किल से जमीन से उठा। उसका चेहरा खराब हालत में था। यह आड़ू जैसा दिख रहा था, जिसमें लाल और सफेद रंग एक साथ मिला हुआ था। मुझ पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है? खुद को दिखाने की हिम्मत करो। मोलिन ने तब अपने हमलावर को बाहर आते देखा। वह एक पतला 20 वर्षीय जादूगर था जिसका रंग पीला था और जिसने एकदम नया काला लबादा पहना हुआ था। वह टॉर्नेडो व्हिप डालने के बाद भी अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। तुम ही हो जिसने मुझ पर हमला किया। हालांकि अल्केमिस्ट गिल्ड हमेशा शक्तिशाली मैज गिल्ड के विपरीत अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण रहा था, जिसकी ताकत ने पूरे 1000 सल सिटी को हिला दिया था, लेकिन उसके पास उद्योग पर शासन करने की शक्ति थी। अल्केमिस्ट गिल्ड के सदस्यों को हमेशा बाकी सभी पर श्रेष्ठता का एहसास होता था, खासकर मोलिन, जो बाजार को नियंत्रित करने में सक्षम था। 1000 सल सिटी में उसे कठोर और अनुचित कहा जा सकता है। आमतौर पर कीमिया की दुकानों को उनके सामान जब्त होने पर मोलिन से मीठी मीठी बातें करनी पड़ती थीं, इस डर से कि उन पर कोई अतिरिक्त अपराध का आरोप लग सकता है। लेकिन आज उस पर वास्तव में टॉर्नेडो व्हिप से हमला किया गया, क्योंकि वह कीमिया प्रयोगशाला का निरीक्षण करने वाला था। ये बस एक अपमान था। मैं राजीव मेहरा हूँ। आरव ने मोलिन के हाव भाव की परवाह नहीं की, क्योंकि वह धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलकर गिल्डेड रोज की लॉबी में घुस गया, खून से लथपथ मोलिन के सामने रुकने से पहले। आप जिस गिल्डेड रोज को बंद कर रहे हैं, वह संयोग से मेरा है। राजीव मेहरा। मोलिन चकित था। फिर उसे याद आया कि लोकेश मेहरा का वास्तव में राजीव मेहरा नाम का एक बेटा था। लेकिन अगर वह लोकेश मेहरा का बेटा होता तो क्या होता? भले ही लोकेश मेहरा ने खुद ऐसा अपराध किया होता, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। अपने बेटे की तो बात ही छोड़िए। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, मोलिन ने आरव मेहरा को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि अल्केमिस्ट गिल्ड के बाजार पर्यवेक्षण में हस्तक्षेप करने के क्या परिणाम होंगे? क्या परिणाम? हाँ, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, तब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा। मोलिन ने अपना हाथ हिलाया और उसके काले वस्त्र पहने अधीनस्थों ने जल्दी से आरव मेहरा को घेर लिया। इस व्यक्ति को पकड़ो और वापस लाओ। मुझ पर चुपके से हमला करने की हिम्मत, इतनी हिम्मत। समझ गया। स्वाभाविक रूप से कीमियागरों का ये समूह कमजोर नहीं था, क्योंकि उन्हें महंगे सामान जब्त करने के लिए भेजा गया था, जिससे संघर्ष हो सकता था। वे सभी कम से कम 5वीं रैंक के जादूगर थे और उनमें से कुछ तो 9वीं रैंक तक भी पहुंच गए थे। मोलिन की आज्ञा सुनने के बाद गिल्डेड रोज में अचानक शक्तिशाली मान उतार चढ़ाव भर गया। यह इतना जीवंत कैसे है? लेकिन इस समय भीड़ के भीतर से एक बूढ़ी आवाज आई। अल्केमिस्ट गिल्ड आधिकारिक काम कर रहा है, असंबंधित लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, मोलिन ने ठंडे स्वर में कहा, जब उसके काले वस्त्र पहने अधीनस्थ आरव मेहरा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। अल्केमिस्ट गिल्ड काफी दबंग लगता है। वापस जाओ और लिस से पूछो कि क्या वह मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है। लीडर लिस का नाम ऐसा नहीं है कि। मोलिन बीच में ही रुक गया। उसे अचानक लगा कि यह वृद्ध आवाज थोड़ी जानी पहचानी है। ये सोचते हुए मोलिन पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। भाड़ में जाओ, सोलोमन। उस पल मोलिन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसकी आंखें डर से भर गई हों। उसने सोलोमन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई राक्षस देखा हो। उसके खून से लथपथ चेहरे पर सदमे, डर और नुकसान का मिश्रण था। मोलिन लगभग रोना चाहता था। कुछ समय के लिए मोलिन का दिमाग खाली हो गया। एक विचार बार बार सामने आ रहा था, ये सोलोमन कैसे हो सकता है और वह यहाँ क्या कर रहा है? अध्याय 52। ये सोलोमन था, मैज गिल्ड का नेता, सेज टॉवर का मास्टर, सोलोमन जिसकी शक्ति ने 1000 सल सिटी को 20 साल तक हिलाकर रख दिया। मोलिन जैसे छोटे कीमियागर की तो बात ही छोड़िए, लीडर लिस को भी इस हाई मैच के सामने सम्मानजनक बने रहने के लिए मजबूर होना पड़ता। मैंने अभी अभी सोलोमन को डांटा है। जब वह इस बारे में सोच रहा था, मोलिन को लगा कि उसके पैर कमजोर पड़ रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? ये 1000 सल सिटी का सबसे शक्तिशाली जादूगर था, जिसने ब्लैक विंग बैंडिट्स का वध किया था। उसके सामने मोलिन एकमात्र चींटी थी जिसे कुचले जाने का इंतजार था। मोलिन वहां पीला पड़ा हुआ खड़ा था और वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि उसके माथे से ठंडे पसीने की कई बूंदें टपक रही थीं। मेहरा, क्या तुम्हें इस मुद्दे को सुलझाने में मेरी मदद चाहिए? सोलोमन ने गिल्डेड रोज में घुसते ही डरे हुए मलबे को देखा ही नहीं और पूछा भी नहीं कि क्या हुआ था। उसे बस इस बात की परवाह थी कि क्या आरव मेहरा को इस समस्या को सुलझाने में उसकी मदद की जरूरत है। बिल्कुल सही, इसे सुलझाना। अगर कोई और ऐसा कुछ कहता तो यह निश्चित रूप से अल्केमिस्ट गिल्ड के गुस्से को भड़काता।
आखिर अल्केमिस्ट गिल्ड को सामान जब्त करने से कौन रोक सकता है, जबकि वे इस बाजार के प्रभारी हैं। क्या यह अल्केमिस्ट गिल्ड का अपमान नहीं होगा? लेकिन अगर सोलोमन ही ऐसा कह रहा होता तो ये बिल्कुल अलग स्थिति होती। काले वस्त्र पहने किमियागरों और कांपते मोलिन को सोलोमन के ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर सोलोमन कहता कि वह इसे सुलझाएगा तो कोई भी सही हो या कोई भी गलत, कोई भी कारण और प्रभाव हो, मामला सुलझ जाएगा। 1000 साल सिटी में सोलोमन की हैसियत यहीं तक सीमित थी। आरव मेहरा को पता था कि जब तक सोलोमन कुछ कहता रहेगा, ये काले वस्त्र पहने किमियागर और मोलिन निश्चित रूप से सब कुछ ठीक कर देंगे और उदास भावों के साथ किमियागर गिल्ड में वापस भाग जाएंगे। क्या जब्ती, क्या सुनवाई, वे आरव मेहरा से असंबंधित होंगे। लेकिन आरव मेहरा ने इसके बारे में सोचने के बाद अपना सिर हिलाया और सोलोमन की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं, ये किसी हास्यास्पद गर्व के कारण नहीं था और यह किसी हैरान करने वाले सम्मान के कारण भी नहीं था। वास्तव में अपने पिछले जीवन के कारण आरव मेहरा के गर्व और सम्मान के साथ साथ उनके नैतिक सिद्धांतों को स्थिति के आधार पर काफी लचीला माना जा सकता है। उन्होंने सोलोमन की दयालुता को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि गिल्डेड रोज में अभी भी बहुत कम किमियागर हैं। मैज सोलोमन, मैंने पहले ही सड़क पर मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम के मामलों को समझाया है। कुछ दिनों में मैं सेज टॉवर पर आऊंगा, मैं उस समय आपसे कुछ संकेत मांगूंगा। बहुत बढ़िया। सोलोमन ने आरव मेहरा के इरादों को समझ लिया और उसे समझाने की कोशिश नहीं की। सिर हिलाने के बाद उसने एक बार फिर मोलिन की तरफ देखा और बुदबुदाया, लिस को मेरा प्रणाम। ये कहने के बाद वह मुड़ा और गिल्डेड रोज से चला गया। हाँ, मोलिन आखिरकार राहत की सांस लेने में सक्षम हुआ। उसके पैर नर्म हो गए और वह सीढ़ियों पर बैठ गया, लेकिन वह आसानी से छूट जाने की भावना का आनंद नहीं ले सका। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, लेकिन अपने चेहरे से धूल को ठीक से पोंछने के लिए समय भी नहीं लिया और आरव मेहरा की ओर भागा। हालांकि इस बार मोलिन ने बहुत ऊंचा और शक्तिशाली होने का नाटक नहीं किया। अब उसके चेहरे पर एक विनम्र भाव था और वह हकलाते हुए बोला, माज मेहरा, यह एक गलतफहमी है, एक पूरी गलतफहमी। हाँ, अगर यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है तो अच्छा है। आरव मेहरा ने हंसते हुए कहा, जैसे कि पिछली अप्रियता कभी हुई ही नहीं थी। उसने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, अल्केमिस्ट मोलिन, वहां अभी भी कुछ अलमारियां हैं जिनमें सील नहीं लगी हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वहां सील लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मोलिन की मुस्कान भद्दे रोने जैसी लग रही थी। अरे, अगर मुझे पता होता कि तुम सोलोमन के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहे हो तो मैं तुम्हारा सामान कैसे जब्त कर सकता था। मुझे अंत में कोई लाभ नहीं मिला और मैं सोलोमन के बुरे पक्ष में आ गया। मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं, सच में, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। मोलिन ने बुरी तरह से बाहर निकलने पर मजबूर किया। अच्छा तो, आरव मेहरा ने इस पर राहत भरी प्रतिक्रिया में सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, ओह ठीक है, अल्केमिस्ट मोलिन, सुनवाई कब शुरू होगी? सुनवाई 1 घंटे में है। नहीं, मेरा मतलब आपको आग्रह करने का नहीं है, जादूगर मेहरा, अगर आपके पास समय नहीं है तो सुनवाई। बात करना शुरू करने के तुरंत बाद मोलिन को खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। क्या यह एक बुरा विचार नहीं था? वह सामान जब्त करने के प्रयास को अनदेखा करने में कामयाब रहा था, फिर भी वह अभी भी सुनवाई के बारे में बात कर रहा था। क्या होगा अगर सोलोमन वापस आ गया? नहीं, मेरे पास बहुत समय है। यहाँ से अल्केमिस्ट गिल्ड तक पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे। अल्केमिस्ट मोलिन, जल्दी करो और सब कुछ सील कर दो। मोलिन ने एक के बाद एक 2 आश्चर्यजनक बड़बड़ाहटें निकाली, क्योंकि वह पूरी तरह से स्तब्ध था। इतने सालों तक अल्केमिस्ट गिल्ड के लिए काम करने के बाद यह पहली बार था जब मोलिन ने इस तरह के व्यक्ति को एक कीमिया दुकान के मालिक को देखा था। वह न केवल सुनवाई में भाग लेने के लिए अधीर था, बल्कि वह उसे जल्दी से सब कुछ सील करने का आग्रह भी कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या तुम पागल हो रहे हो या मैं? एक लगातार आग्रह कर रहा था जबकि दूसरा बस रुकना चाहता था। सीलिंग का काम जल्दी आगे बढ़ाया गया। मोलिन ने कुछ काले पोशाक वाले कीमियागरों को जल्दी से कुछ अलमारियों पर सील लगाने का आदेश दिया और फिर कांपते हुए कहा कि सीलिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। सबसे डरावनी बात यह थी कि जाने से पहले आरव मेहरा ने एक बात पूछी, ओह ठीक है, अल्केमिस्ट मोलिन, सुनवाई खत्म होने के बाद क्या मैं अपनी कुछ चीजें खो दूंगा? बिल्कुल नहीं। मोलिन रोने की कगार पर था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं होगा। शुरू में मोलिन ने वास्तव में इससे कुछ लाभ प्राप्त करने की योजना बनाई थी। आखिरकार जब तक सुनवाई समाप्त हुई तब तक ये भी निश्चित नहीं था कि गिल्डेड रोज व्यवसाय करना जारी रख पाएगा या नहीं। इस तरह की परिस्थितियों में कोई भी उसे कुछ चीजें अपने लिए लेने के लिए परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब भले ही मोलिन साहसी था, वह आरव मेहरा पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। गिल्डेड रोज का युवा बॉस वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो सोलोमन के साथ सहजता से बात कर सकता था। इस तरह के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से उसे केवल थोड़ी दुश्मनी ही हासिल होगी। इसके अलावा सोलोमन के उस वाक्य को पीछे छोड़ देने के बाद लीडर लिस के पास भी थोड़ा सम्मान दिखाने और सुनवाई की औपचारिकता निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक बार सुनवाई समाप्त होने के बाद गिल्डेड रोज को फिर से व्यवसाय करने में सक्षम होना चाहिए।
क्या होगा अगर सोलोमन व्यक्तिगत रूप से कुछ चुराने के लिए सामने आए? ये सोचते हुए कि शायद यह संभव है, मोलिन के पैर एक बार फिर कमजोर पड़ गए। दुर्भाग्य से आरव मेहरा ने अजीबोगरीब माहौल को तोड़ने के लिए रास्ते में कुछ नहीं कहा और दोनों ने अपना समय पूरी तरह से मौन में अल्केमिस्ट गिल्ड की गाड़ी में बिताया। ... समय को देखते हुए 1 घंटा बीत चुका था। सुनवाई दूसरी मंजिल पर हो रही थी। मोलिन ने सम्मानपूर्वक आरव मेहरा को दरवाजे तक पहुंचाया और घोषणा करने से पहले दरवाजा खटखटाया, गिल्डेड रोज के राजीव मेहरा आ गए हैं, कृपया अंदर आएं। मोलिन ने दरवाजा खोला और मेहरा को अंदर ले गया। ये बहुत ही साधारण साज सज्जा वाला एक विशाल सम्मेलन कक्ष था। वहां कुछ कुर्सियां और एक लंबी मेज थी और लंबी मेज के पीछे 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष एक दूसरे के बगल में बैठे थे। वे बहुत बूढ़े नहीं लग रहे थे, उनमें से प्रत्येक की उम्र शायद 40 से 50 के बीच थी। मेज के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक कुर्सी थी जो जाहिर तौर पर आरव मेहरा के लिए वहां छोड़ी गई थी। मेज मेहरा, कृपया बैठिए। मोलिन ने आरव मेहरा को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाने के बाद उसने आरव मेहरा से सम्मानपूर्वक बैठने के लिए कहा और फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर दौड़ा और उसके कानों में कुछ वाक्य फुसफुसाए। मोलिन की बातें सुनकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसने तुरंत ही हैरानी से आरव मेहरा की ओर देखा और फिर अपने आत्मनियंत्रण की कमी को छिपाने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि उसके दाहिने हाथ में टूटी हुई कलम अभी भी उसके मूड को बता रही थी। ये सिर्फ एक कलम थी, लेकिन वह इसे स्थिर नहीं रख पा रहा था। हालांकि वे 10 मीटर दूर थे और मोलिन की आवाज बहुत धीमी थी, आरव मेहरा मोलिन के होठों से समझ सकता था कि उसने कहा था, सोलोमन खुद उसके साथ वापस आया था। ऐसा लग रहा था कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अल्केमिस्ट गिल्ड में मोलिन का समर्थक था। मोलिन के कॉन्फ्रेंस रूम से चले जाने के बाद सुनवाई आधिकारिक रूप से शुरू हुई। आप राजीव मेहरा हैं? सबसे पहले सवाल पूछने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो लगभग 50 साल का लग रहा था। उसके शरीर में होने वाले मानस के उतार चढ़ाव ने आरव मेहरा को कुछ दबाव दिया। अगर यह महान जादूगर बनने से पहले होता तो आरव मेहरा को सिर्फ दबाव महसूस होता और कुछ नहीं, लेकिन अब मानस के उतार चढ़ाव के प्रति उसकी जागरूकता बहुत बढ़ गई थी। एक नज़र में वह देख सकता था कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को 5वीं रैंक का महान जादूगर होना चाहिए, लेकिन महान जादूगर के पद पर पहुंचने के बाद उसने कुछ चक्कर लगाए होंगे जिससे उसके जादू के संचालन करने वाले रून अब संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। उसके लिए इस चरण तक पहुंचने में सक्षम होना विभिन्न कीमिया औषधियों की मदद की बदौलत था, लेकिन वह जीवन भर 5वीं रैंक पर अटका रहेगा। राजीव मेहरा? किसी भी तरह का जवाब न सुनकर उस आदमी ने भौहें सिकोड़ लीं। अल्केमिस्ट गिल्ड के रैंक में अपेक्षाकृत उच्च स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में, हालांकि उसने जिन सुनवाइयों में भाग लिया था उनकी संख्या अभी तक तिगुनी अंकों तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उसने 80 से अधिक में भाग लिया था। इन सभी में उसने कभी ऐसा नहीं देखा था जहां पूछताछ करने वाला व्यक्ति उसे अनदेखा कर दे। इसके अलावा उसके 2 साथी बगल में खड़े होकर देख रहे थे, जिससे उसे लगा कि उसका अपमान किया गया है। स्वाभाविक रूप से उसे आरव मेहरा के बारे में पहली बार में अच्छी धारणा नहीं बनी। हाँ, मैं राजीव मेहरा हूँ। आरव मेहरा, जिसे 5वीं रैंक पर अटके रहने के लिए दूसरे पक्ष पर तरस आ रहा था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा दूसरी बार संकेत दिए जाने के बाद अपने होश में आया। अच्छा राजीव मेहरा, अब तुम अपने गिल्डेड रोज के बारे में बात कबूल कर सकते हो। अध्याय 53। क्या मतलब है कबूल करो? आरव मेहरा ने एक चकित भाव बनाए रखा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि यह दबंग अधेड़ व्यक्ति उसे डराने की कोशिश कर रहा था, अन्यथा वह इस तरह से इस मुद्दे को नहीं उठाता। निश्चित रूप से, जैसा कि आरव मेहरा ने सोचा, अधेड़ व्यक्ति ने अधीरता से जारी रखा, क्या गिल्डेड रोज के साथ कोई समस्या हो सकती है जो आपके नाम पर है, जिसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते हैं, और आप मुझसे पूछते हैं कि कबूल करने के बारे में मेरा क्या मतलब है? मैं आपको बता रहा हूं राजीव मेहरा, आपको बेहतर होगा कि आप सहयोग करें और इस सवाल का सच्चाई से जवाब दें। आपकी सजा की गंभीरता आपके रवैये पर निर्भर करती है। जिद्दी मत बनो, यह आपके और गिल्डेड रोज के लिए अच्छा नहीं होगा। इस आदमी ने कई सुनवाई की थी, इसलिए वह कीमिया की दुकानों के मालिकों से निपटने के लिए काफी अभ्यस्त था। सबसे कारगर रणनीति थी डराना धमकाना। ये निर्दयी व्यापारी भले ही कानून का पालन करते दिखें, लेकिन हकीकत में किसने कुछ अवैध सौदे नहीं किए होंगे। ज्यादातर सुनवाई इसी बारे में होती थी। जब तक उन्हें डराया धमकाया जाता, ये व्यापारी सच सच कबूल कर लेते। कभी कभी ऐसी बातें भी सामने आ जाती जिनके बारे में गिल्ड को पता नहीं होता। यह अधेड़ उम्र का आदमी बहुत अनुभवी था। दुर्भाग्य से इस बार उसका सामना गिल्डेड रोज से था। गिल्डेड रोज एकदम से खड़ा हुआ और 90% से ज्यादा उत्पाद आरव मेहरा ने खुद बनाए थे। आरव मेहरा को कैसे पता नहीं चल सकता था कि उनके साथ कोई समस्या है। इस तरह आरव मेहरा ने पीछे हटते हुए कहा, तो बताओ गिल्डेड रोज में क्या समस्या है? तुम? अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा सख्त हो गया और उसने खुद से सोचा, वह बहुत घमंडी है, बहुत बर्बर है। वह समस्या को स्वीकार करने से इनकार करता है और यहाँ तक कि सुनवाई के मेजबान अल्केमिस्ट गिल्ड के एक सम्मानित अल्केमिस्ट का भी मजाक उड़ाता है। अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और आरव मेहरा की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी, राजीव मेहरा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। यह अल्केमिस्ट गिल्ड है, ऐसी जगह नहीं जहां तुम अपनी मर्जी से व्यवहार कर सको। बेहतर होगा कि तुम सच सच कबूल करो, वरना। क्या तुम मुझे धमका रहे हो?
हालांकि आरव मेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी को घूरते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मगे मेहरा, यह महज औपचारिकता है, हम तुम्हें धमका नहीं रहे हैं। उन दोनों को एक दूसरे पर तीखी नजरें डालते देख दूसरे लोगों में से एक जल्दी से चर्चा में शामिल हो गया। आरव मेहरा को खुश करने के बाद उसने अपने धूसर चेहरे वाले सहकर्मी के कंधे को थपथपाया। ठीक है ग्रेंजर, मुझे पूछताछ करने दो। हम्फ। ग्रेंजर ने बेरहमी से आरव मेहरा को कुछ और पलों तक घूरा और फिर नाक सिकोड़कर बैठ गया। मेज मेहरा, पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम बासोरो है। मैं ग्रेंजर के साथ इस सुनवाई का प्रभारी हूं। हमने आपको कुछ सवाल पूछने के लिए यहाँ बुलाया है। जरूर पूछिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कल सुबह 10 बजे गिल्डेड रोज में कीमिया प्रदर्शनी थी, तो क्या प्रदर्शनी में होप पोशन नामक एक औषधि शामिल थी, जिसके बारे में अफवाह है कि इसे पीने से जादू का प्रशिक्षु आसानी से 9वीं रैंक तक पहुंच सकता है? हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या ये औषधि क्रूज नामक तीसरी रैंक के जादू के प्रशिक्षु ने 2 लाख सोने की कीमत पर खरीदी थी? हाँ। और आखिरी सवाल, क्या जादूगर मेहरा ये पुष्टि कर सकते हैं कि क्या ये औषधि किसी जादू के प्रशिक्षु को आसानी से 9वीं रैंक तक पहुंचा सकती है, जैसा कि गिल्डेड रोज ने समझाया था, और बिना किसी दुष्प्रभाव के? हाँ। अच्छा, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। बासोरो ने सिर हिलाया और अपने सामने एक कागज पर कुछ लिखा। राजीव मेहरा, मुझे कहना होगा कि यह एक बहुत ही घटिया घोटाला है। ग्रेंजर एक बार फिर खड़ा हुआ और आरव मेहरा को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो, और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि जादू में आपकी क्या उपलब्धियां हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आप कीमिया के क्षेत्र में वास्तव में विफल रहे हैं। जब आपने ये जाल बिछाया था, तो क्या आपने बुनियादी सामान्य ज्ञान के साथ नहीं सोचा था? ये कहने के बाद ग्रेंजर ने मेज से एक किताब उठाई और आरव मेहरा के सामने फेंक दी। अगर ग्रेंजर की पिछली हरकतों को डराने धमकाने वाला माना जा सकता है, तो ये हरकत निश्चित रूप से उसे अपमानित करने का प्रयास था। आरव मेहरा स्वाभाविक रूप से जाकर साबुन नहीं उठा सकते थे। ये साझा शौव में साबुन उठाने से भी बदतर होगा। आरव मेहरा ने नीचे देखा और पाया कि इस पुस्तक का नाम था कीमिया के विकास का इतिहास। आरव मेहरा ने इसे एक बार सेज टॉवर में देखा था। अंदर कीमिया से संबंधित लगभग कोई ज्ञान नहीं था। इसमें मुख्य रूप से कीमिया के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण पात्रों और घटनाओं के बारे में बात की गई थी। देखिए, ज्ञान आपके पैरों के नीचे है, लेकिन आप इसे प्राप्त करने के लिए अपनी कमर भी झुकाने को तैयार नहीं हैं। ग्रेंजर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। उसे लगा जैसे उसका ऊपरी हाथ है। यदि आप इस पुस्तक को देखने के लिए तैयार होते, तो आप अपने घोटाले में इतनी खामियां नहीं छोड़ते। 13वें पृष्ठ पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कीमिया के इतिहास के कई सहस्राब्दियों के दौरान 17 प्रकार के औषधियां थीं जो एक जादू प्रशिक्षु को आसानी से 9वीं रैंक तक पहुंचाने में सक्षम थीं। उनमें से प्रत्येक एक कलाकृति है जिसे इतिहास के इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। उनमें से सबसे सस्ता एक 5,000,000 सोने का था, जबकि आपके गिल्डेड रोज ने तथाकथित होप पोशन को बमुश्किल उसके 10वें हिस्से में बेचा। मुझे नहीं पता कि आपको बेवकूफ कहूं या भोला। क्या आपका गिल्डेड रोज हमेशा इतना दानशील था? तो हमें इसकी कीमत कितनी रखनी चाहिए? इसकी कीमत होनी चाहिए। ग्रेंजर ने अचानक एहसास होने और अपनी रणनीति बदलने से पहले अपने वाक्य का आधा हिस्सा कहा। आपको इसे कितने में बेचना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि आपके गिल्डेड रोज के घोटाले ने पहले ही गंभीर परिणाम ला दिए हैं। क्या परिणाम? क्या परिणाम? हाँ, आप जल्द ही समझ जाएंगे। ग्रेंजर ने एक कर्मचारी को बुलाने से पहले आरव मेहरा को एक ठंडी नजर से देखा। उस व्यक्ति से कुछ शब्द फुसफुसाने के बाद वह व्यक्ति जल्दी से रिसेप्शन रूम से बाहर चला गया। 10 मिनट बाद कर्मचारी 20 के दशक के अंत में एक युवा मैजिक अप्रेंटिस के साथ वापस आया। अब मैं इस व्यक्ति का परिचय कराता हूँ। वह मैजिक अप्रेंटिस क्रूज है जिसने 2 लाख सोने में होप पोशन खरीदा था। मैजिक अप्रेंटिस क्रूज, क्या आप कृपया बता सकते हैं कि होप पोशन पीने के बाद आपके साथ क्या हुआ? हाँ, क्रूज नामक इस मैजिक अप्रेंटिस ने स्पष्ट रूप से पहले किसी बड़ी घटना का अनुभव नहीं किया था। कई महान जादूगरों और महान कीमियागरों के सामने खड़े होकर वह खुद को काफी नर्वस दिखा रहा था। याद करते हुए उसकी आंखें हल्की सी झिलमिला उठी। उस दिन मैंने मूल रूप से कुछ मैजिक स्क्रॉल खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि गिल्डेड रोज कीमिया प्रदर्शनी आयोजित करेगा। मैं बस पहली पंक्ति में था। उस समय मैंने सोचा था कि गिल्डेड रोज जैसी बड़ी कीमिया की दुकान लोगों को धोखा नहीं देगी, और मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। मैं तुरंत 9वीं रैंक का मैजिक अप्रेंटिस बनना चाहता था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। मैंने अपनी सारी बचत उस शापित होप पोशन को खरीदने में खर्च कर दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत इसे पीने के लिए कहा। मैंने निर्देशानुसार किया, और इसे पीने के बाद मुझे वास्तव में लगा कि मेरा मान तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से 3रे रैंक से 4थे रैंक पर, 4थे रैंक से 5वें रैंक पर, और अंत में 9वें रैंक पर रुक गया। उस समय मुझे वास्तव में लगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे बधाई दी, और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि होप पोशन कब स्टॉक में होगा। लेकिन अंत में वापस आने के बाद मैंने मान के स्तर को मजबूत करने के लिए जल्दी से ध्यान में प्रवेश किया। उस समय मुझे पता चला कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, और इसके अलावा मान की पिछली वृद्धि तेजी से गायब हो रही थी।
मैं तेजी से 9वें रैंक से 8वें रैंक पर, फिर 8वें रैंक से 7वें रैंक पर गिर गया। युवा जादू प्रशिक्षु जितना अधिक बात करता उतनी ही उसकी भावनाएं बाहर आती। इससे पहले कि अंत में वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। आज सुबह मैं तीसरे रैंक के जादू प्रशिक्षु की अपनी स्थिति को भी बनाए नहीं रख सका। राजीव मेहरा, तुम बदमाश हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ, मैजिक अप्रेंटिस क्रूज। हाँ, मैं मूल रूप से तीसरी रैंक का मैजिक अप्रेंटिस था, लेकिन देखो, मैं अभी तीसरी रैंक भी नहीं रख सकता। इसके अलावा मैं अभी भी ध्यान नहीं कर सकता। हो सकता है कि कल मैं मन से रहित एक साधारण व्यक्ति बन जाऊं। ये लानत गिल्डेड रोज की वजह से हुआ। ये कहने के बाद युवा मैजिक अप्रेंटिस ने कुछ आंसू भी बहाए। राजीव मेहरा, ये तुम्हारे कर्मों के परिणाम हैं, ग्रेंजर ने आरव मेहरा को देखते हुए व्यंग्य किया। मैजिक अप्रेंटिस क्रूज, क्या मैं तुम्हें आने के लिए परेशान कर सकता हूँ? तुम बहुत दूर हो, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। आरव मेहरा ने ग्रेंजर के दुर्भावनापूर्ण आरोपों पर ध्यान नहीं दिया और बस क्रूज को इशारा किया। यह ठीक है मैजिक अप्रेंटिस क्रूज, उसे देखने दो कि गिल्डेड रोज ने क्या किया। यह अल्केमिस्ट गिल्ड है, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ गया। ग्रेंजर की गारंटी प्राप्त करने के बाद युवा मैजिक अप्रेंटिस वहां चला गया। आरव मेहरा ने युवा मैजिक अप्रेंटिस को बहुत देर तक देखा। मन वाकई नष्ट हो रहा है। अगर यह चलता रहा तो कल की बात तो दूर, तुम आज एक साधारण व्यक्ति बन जाओगे। आरव मेहरा की आवाज सहानुभूतिपूर्ण लग रही थी क्योंकि उसने पूछा, और ठीक है मैजिक अप्रेंटिस क्रूज, डिसिपेशन पोशन का स्वाद कैसा होता है? डिसिपेशन पोशन, मूल रूप से डरपोक मैजिक अप्रेंटिस डिसिपेशन पोशन शब्द सुनते ही लगभग उछल पड़ा। वह एक बिल्ली की तरह लग रहा था जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो जब उसने चिल्लाया, डिसिपेशन पोशन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अध्याय 54, जादूगर मेहरा, इसका क्या मतलब है? इन शब्दों को सुनकर युवा जादू प्रशिक्षु की तो बात ही छोड़िए, बासोरो भी, जो अपने लेखन में डूबा हुआ था, भौहें सिकोड़ने लगा। एक महान कीमियागर के रूप में वह कैसे नहीं जान सकता था कि अपव्यय औषधि क्या है? ये जादूगरों के लिए बनाया गया एक जहर था। एक बार जहर दिए जाने के बाद पीड़ित का उपयोग करने योग्य मन बहुत तेजी से कम हो जाता था। बहुत से बदमाश अपने खंजरों को अपव्यय औषधि में डुबोना पसंद करते थे ताकि जादूगर से लड़ते समय एक छोटी सी चोट लड़ाई के परिणाम को बदल सके। लेकिन एक जादूगर अपव्यय औषधि पी रहा है, ऐसा कभी नहीं सुना गया था। खट्टा, मुझे लगता है। आरव मेहरा ने आंखें सिकोड़ते हुए उस युवा जादू प्रशिक्षु को देखा। जाहिर तौर पर बासोरो का सवाल नहीं सुना। तुम बकवास कर रहे हो। आरव मेहरा की गहरी निगाहों के नीचे युवा जादू प्रशिक्षु और भी घबरा गया। क्या डिसिपेशन पोशन? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? आरव मेहरा अपनी सीट से हिले नहीं और सुस्त आवाज में सोचने लगे। हालांकि जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, एक वूश सुनाई दिया। इसके बाद खून की बौछार हुई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ था, आरव मेहरा ने पहले ही एक कांच की बोतल निकाल ली थी और खून की धार बिना एक भी बूंद गिरे बोतल में चली गई। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि हर कोई एक पल के लिए अचंभित रह गया। जब क्रूज ने एक दयनीय चीख निकालते हुए अपना दाहिना हाथ पकड़ा तो सभी को समझ में आ गया कि क्या हुआ था। युवा मैजिक अप्रेंटिस की कलाई से ताज़ा खून टपकता हुआ देखा जा सकता था और पहले की आवाज एक तेज गति से डाली गई विंड ब्लेड से आ रही थी। दूसरे शब्दों में, उसने युवा मैजिक अप्रेंटिस की कलाई को काट दिया था और बाहर निकलने वाले खून को कांच की बोतल में इकट्ठा कर लिया था। और उसने यह इतनी जल्दी किया था कि कोई भी इस हरकत का अनुसरण नहीं कर पाया। इसका क्या मतलब था? टेबल के दूसरी तरफ बैठे 3 लोग इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। उन तीनों में से ग्रेंजर 5वीं रैंक का महान जादूगर था, बासोरो 6ठी रैंक का महान जादूगर था और बचा हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो हाल ही में महान जादूगर बना था। लेकिन फिर भी ये तीनों महान जादूगर सभी अचंभित थे और यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। इस जादूगर मेहरा ने विंड ब्लेड कैसे छोड़ा? उसने क्रूज को कैसे काटा? और उसने कांच की बोतल में खून कैसे इकट्ठा किया? वे इसे देख नहीं पाए और इस एहसास ने उन्हें चौंका दिया। वह कास्टिंग गति बहुत भयावह थी। क्या होता अगर उस विंड ब्लेड का लक्ष्य क्रूज की कलाई नहीं बल्कि 3 महान जादूगरों में से किसी एक की गर्दन होती? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, ग्रेंजर को अचानक अपनी कुर्सी पर बैठने में असहजता महसूस हुई। आखिरकार जब से वह युवा जादूगर रिसेप्शन रूम में आया था, ग्रेंजर जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि यह सुनवाई के संचालन का एक आवश्यक हिस्सा था, लेकिन ये ग्रेंजर के स्वार्थ के कारण भी था। दूसरों को इसका कारण पता नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेंजर को कैसे पता नहीं चल सकता था? मोंची परिवार के सबसे बड़े बेटे रयान ने व्यक्तिगत रूप से उससे मुलाकात की थी और कई कीमती जादुई सामग्री देने का वादा किया था। उसे बस इतना करना था कि सुनवाई के दौरान उस राजीव मेहरा के लिए चीजें मुश्किल बनानी थीं। ग्रेंजर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी थी। जैसा कि उसने देखा, राजीव मेहरा एक 20 वर्षीय जादूगर था जिसका सबसे बड़ा समर्थक पहले ही मर चुका था। वह अब एक बहुत बूढ़े बटलर के साथ कीमिया की दुकान चला रहा था। उसका कोई प्रभाव नहीं था और कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। तो क्या हुआ अगर उसने सुनवाई में उसे शर्मिंदा कर दिया? क्या ऐसा व्यक्ति बदला लेने की हिम्मत करेगा?
एक महान कीमियागर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। भले ही वह साहसी हो, लेकिन वह हिम्मत नहीं करेगा। और अगर काल्पनिक मामले में उसने ऐसा करने की हिम्मत की, तो क्या उसके पास एक क्षमता भी होगी? एक युवा जो अभी अभी जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ा था, वह 5वीं रैंक के महान जादूगर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था। यह एक मजाक है। इस प्रकार शुरू से ही ग्रेंजर इस युवा जादूगर के लिए मुश्किलें खड़ी करने के हर संभव तरीके के बारे में सोच रहा था, जबकि उसके हर शब्द में एक डराने वाला लहजा था और उसके हर सवाल में गहरी दुर्भावना थी। लेकिन अब ग्रेंजर को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उसे अचानक पता चला कि जिस युवा जादूगर को वह डराने की कोशिश कर रहा था, वह एक बहुत बड़ा खतरा था। उसने एक जादू किया था जिससे उनके गवाह को नुकसान पहुंचा था, और कोई भी महान जादूगर उसे रोक नहीं पाया था, या यहाँ तक कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था। जादू करने की यह गति बहुत भयावह थी। ग्रेंजर पीला पड़ गया क्योंकि उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि वह ऐसे भयावह व्यक्ति का विरोध कर रहा था। महरा, जादूगर महरा, इसका क्या मतलब है? कुछ खास नहीं, बस इतना ही। क्या मैजिक अप्रेंटिस क्रूज ने अभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? आरव मेहरा ने अपने हाथ में कांच की बोतल को धीरे से हिलाते हुए शांति से समझाया। मुझे लगा कि यह एक उकसावे की बात है, और इसलिए मैंने कुछ सबूत पेश करने का फैसला किया। वह सबूत क्या है? सबूत? आरव मेहरा मुस्कुराए और खड़े हो गए, कांच की बोतल हिलाते हुए टेबल की ओर बढ़े। क्या तुम क्या कर रहे हो? ग्रेंजर तुरंत आश्चर्य से उछल पड़ा, लेकिन जब वह घबराकर चिल्लाया तो महान कीमियागर को एहसास हुआ कि वह शिष्टाचार से काम लेना भूल गया है, और तुरंत इसे छिपाने के लिए आगे बोला। तुम अपना सबूत दिखा सकते हो, तुम्हें ऐसा करने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। महान कीमियागर ग्रेंजर, मैं सिर्फ सबूत तुम्हारे पास ला रहा हूँ, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। ग्रेंजर ऐसा कुछ कैसे स्वीकार कर सकता था? सौभाग्य से आरव मेहरा ने इस मामले पर जोर नहीं दिया। उसने सिर्फ कांच की बोतल को टेबल पर रखा और समझाया, ये सबूत है। ये किस तरह का सबूत है? ग्रेंजर उलझन में था। नहीं, ये सिर्फ ग्रेंजर नहीं था। हालांकि बाकी दो महान कीमियागरों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने आरव मेहरा को देखा तो वे भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। इस बोतल में थोड़ा खून होने पर किस तरह का सबूत हो सकता है? आरव मेहरा ने तुरंत उन्हें जवाब दिया। महान कीमियागर ग्रेंजर, आपके ज्ञान में वाकई कमी है। आरव मेहरा ने फर्श पर रखी कीमिया के विकास का इतिहास की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पेज 27 के तीसरे पैराग्राफ में पता चलेगा कि शासक झांग तुई को उनके अंतिम वर्षों में अपव्यय औषधि में डूबे हथियार से छुरा घोंपा गया था, जिससे सभी तरह के लक्षण सामने आए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह उल्लेख किया गया था कि शासक झांग तुई के घाव को ठीक होने में 3 महीने लगे थे और खून का बहाव कभी खत्म नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ग्रेंजर की अभिव्यक्ति भद्दी थी। उसने अभी अभी आरव मेहरा का मजाक उड़ाने के लिए जो इस्तेमाल किया था, वह अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, और वह इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि विवरण बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ समय के लिए ग्रेंजर ध्यान से जमीन पर पड़ी किताब को देखता रहा, लेकिन वह न तो उसे उठा सकता था और न ही वहीं छोड़ सकता था। अगर उसने इसे उठाया तो यह उसके पहले के शब्दों के कारण उसकी प्रतिष्ठा खोने के समान था, लेकिन अगर उसने इसे नहीं उठाया तो वह इस दावे का खंडन कैसे कर सकता था? देखा, महान कीमियागर ग्रेंजर, साबुन। अरे, ज्ञान तुम्हारे पैरों में है, लेकिन तुम इसे उठाने के लिए अपनी कमर झुकाने को तैयार नहीं हो। सबसे भयानक हिस्सा आरव मेहरा का उपहास था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए ग्रेंजर को वास्तव में खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। क्या तुम अंदर जाकर जांच करोगे, ग्रेंजर? बासोरो, जो थोड़ा सा उत्सुक महसूस कर रहा था, उसे जारी रखने की सलाह दिए बिना नहीं रह सका। ग्रेंजर ने बासोरो की ओर देखा, और हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पहले ही बासोरो के पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को शाप दे दिया था। भाड़ में जाओ, तुम कमीने हो। मैं पहले से ही इस स्थिति में हूं, लेकिन तुम न केवल मेरा समर्थन करने से इनकार कर रहे हो, बल्कि तुम मुझ पर पत्थर भी फेंक रहे हो। अगर तुम देखना चाहते हो तो इसे उठाकर खुद ही जांच लो। सुनवाई जारी रखनी होगी। बासोरो को एक नज़र में ही पता चल गया कि ग्रेंजर अभी उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहा था, इसलिए थोड़ी देर बाद उसने बस अपना सिर नीचे किया और यह कारण बताया। लेकिन ग्रेंजर के लिए यह कारण बताना शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका था। इस प्रकार लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद महान कीमियागर ने अपने दांत भींचे और कीमिया के विकास का इतिहास उठाया। जब उसने अंदर देखा तो वह एक छेद खोजना चाहता था जहां वह छिप सके। कुछ पन्नों को पलटने के बाद उसने देखा कि पृष्ठ 27 के तीसरे पैराग्राफ में वास्तव में लिखा था कि तीसरे राजवंश के शासक झांग तुई ने अपने घाव से उबरने में 3 महीने बिताए थे और उससे बहुत खून बह रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा राजीव मेहरा ने कहा था। ग्रेंजर को अचानक एहसास हुआ कि यह सुनवाई जिस दिशा में जा रही थी वह उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह कुछ देर के लिए स्थिर खड़ा रहा, अपने सामने लिखे शब्दों को देखता रहा। निश्चित रूप से ग्रेंजर द्वारा पुस्तक से संबंधित अंश की जांच करने के बाद आरव मेहरा ने कांच की बोतल को उठाया और उसे धीरे से हिलाया। घाव से लगातार खून क्यों बह रहा था? खून की बूंदों को देखो। मैजिक अप्रेंटिस क्रूज की कलाई काटे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, फिर भी खून की इन बूंदों में जमने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। ये खून जम ही नहीं सकता।
महान कीमियागर ग्रेंजर, तुम मुझे नहीं बताओगे कि यह महज एक संयोग है? ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ग्रेंजर को लगा कि वह अभी भी स्थिति को बचा सकता है। यह महज एक अनुमान नहीं है। आरव मेहरा ने उसे जरा भी मौका नहीं देने की योजना बनाई। उसने एक कलम और मेज पर रखा एक कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया। उसने 4 पंक्तियों वाला एक कीमिया का फॉर्मूला लिखा। देखो, इस औषधि को मिलाओ और तुम 3 मिनट में इस रक्त के नमूने से कम एक बूंद अपव्यय औषधि निकाल सकते हो। उस समय अगर महान कीमियागर ग्रेंजर अभी भी आश्वस्त नहीं है तो वह इसे स्वयं आजमा सकता है। अध्याय 55। बेसोरो ने एक बार फिर ग्रेंजर को तब मारा जब वह नीचे था। उसने आरव मेहरा के फॉर्मूले के अनुसार पोषण को कंपाउंड करना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ग्रेंजर ने पोषण को देखा और रोने लगा। सच में, तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकते हो और कुछ ही मिनटों में कंपाउंडिंग खत्म कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना दुखी नहीं हूं? ग्रेंजर के विचार सही थे। तैयार पोषण को निकालने के बाद बेसोरो नहीं रुका और रिफाइनिंग में आरव मेहरा की मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। महान कीमियागर के बेहतरीन काम के तहत कांच की बोतल के अंदर का खून जल्दी से अलग हो गया, जिससे पारदर्शी तरल की कुछ बूंदें पीछे रह गईं। जैसे ही इसे दूसरी कांच की बोतल में डाला गया, एक खट्टी गंध ने उनकी नाक पर हमला किया। ग्रेंजर, इसे देखो। बेसोरो ने अपना काम खत्म करने के बाद एक शर्मिंदा भाव दिखाने से पहले एक गहरी सांस ली। एक पल की खामोशी के बाद ग्रेंजर लगभग उछल पड़ा। अरे, तुम मुझे ऐसे अजीब भाव से क्यों देख रहे हो? तुम मुझे सच में ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हो, है ना? हम दोनों ही अल्केमिस्ट गिल्ड के सदस्य हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? ग्रेंजर ने लगभग अवचेतन रूप से अपना मुंह ढक लिया। उसने बेसोरो को सतर्कता से देखा। बेसोरो ने ग्रेंजर के भाव देखे, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसका सहकर्मी क्या सोच रहा था। वह बेवकूफ। बेसोरो ने मन ही मन उसे डांटा। ये व्यक्ति भी एक साथी महान अल्केमिस्ट था। बेसोरो उसे तिरस्कार से देख रहा था क्योंकि उसकी हरकतें बहुत भद्दी थीं। कुछ लाभ कमाने के लिए उसने सुनवाई में इस युवा जादूगर पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने की हद तक जा पहुंचा था। उसने जो किया वह स्पष्ट था, फिर भी उसने सोचा कि दूसरे लोग नहीं देख सकते। अगर यह किसी और के साथ हुआ होता तो बेसोरो शायद इसकी परवाह नहीं करता। एक महान कीमियागर के लिए एक यादृच्छिक कीमिया की दुकान का अस्तित्व केवल एक तुच्छ मामला था। एक तुच्छ मामले के लिए एक सहकर्मी को अपमानित करना बेसोरो की नज़र में इसके लायक नहीं था। समस्या ये थी कि वह आरव मेहरा के मामलों को अनदेखा नहीं कर सकता था। मोलिन ने जो पहले कहा था वह बहुत स्पष्ट था। जब वह युवा जादूगर गिल्डेड रोज में वापस आया तो उसे सोलोमन द्वारा वापस ले जाया गया था। इसका क्या मतलब था? क्या सोलोमन द्वारा व्यक्तिगत रूप से ले जाया गया व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित कर सकता है? ग्रेंजर को भाग्यशाली माना जा सकता है कि विंडब्लेड ने पहले केवल क्रूज की कलाई काटी थी। यदि जादूगर मेहरा का स्वभाव और भी खराब होता तो वह विंडब्लेड आपके पिछले व्यवहार के कारण आपकी गर्दन पर गिर सकता था। तब आपको पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। चाहे आपका भाग्य कुछ भी हो, मुझे फंसाओ मत, मैं आपकी गंदगी साफ नहीं करना चाहता। जब उसने ये सोचा तो बेसोरो थोड़ा परेशान हुआ। कांच की बोतल पकड़े हुए हाथ ग्रेंजर की ओर बढ़ रहा था। इसे मुझसे दूर करो, ग्रेंजर ने तुरंत चिल्लाया। बेसोरो ने ग्रेंजर को देखा और फिर अपनी राय देने से पहले कांच की बोतल खोली। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में डिसिपेटिंग पोशन है। लेकिन फिर भी उसने पूछा, ग्रेंजर, तुम्हें क्या लगता है? ग्रेंजर ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। ग्रेंजर इस स्थिति से बहुत शर्मिंदा था। क्या वह बेसोरो की बात से सहमत हो सकता था? फिर आज की सुनवाई अल्केमिस्ट गिल्ड का सबसे बड़ा मजाक बन सकती है और सबसे ज्यादा हंसने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से ग्रेंजर खुद होगा। लेकिन अगर वह सहमत नहीं होता तो बेसोरो के हाथ में जो बोतल थी उसके बारे में वह क्या कर सकता था? क्या उसे वास्तव में इसे आजमाना होगा? और क्या होगा अगर यह वास्तव में डिसिपेटिंग पोशन थी? ग्रेंजर काफी देर तक उलझन और अनन्य में रहा। फिर आखिरकार उसे कुछ समझ में आया। तो क्या हुआ अगर यह मोंची परिवार है? तो क्या हुआ अगर वे जादुई सामग्री पेश करते हैं? तो क्या हुआ अगर मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता? तो मुझे आपकी तुच्छ बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए? लोग ऐसे ही होते हैं। वे विपत्ति का सामना करते समय खुद को सबसे पहले रखते हैं। ये सही है, मुझे भी लगता है कि यह अपव्यय औषधि है। ग्रेंजर का दिमाग साफ हो गया और उसने तुरंत अपने कार्य का तरीका समझ लिया। उसने धीरे से बोतल ली और उस युवक के पास चला गया जिसे गवाह के तौर पर लाया गया था। जादू के प्रशिक्षु क्रूज, तुम्हें क्या कहना है? क्रूज अचंभित था। स्थिति बहुत अचानक बदल गई थी। सबसे पहले एक विंडब्लेड ने उसकी कलाई काट दी, जिससे ये महान कीमियागर अवाक रह गए, और इससे भी बदतर, यह विशेष महान कीमियागर पक्ष बदल गया और अब उसकी जगह उससे पूछताछ कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्रूज मूल रूप से बहुत सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति नहीं था। जिन लोगों से वह आमतौर पर संपर्क में आता था उनमें सबसे प्रभावशाली लोग केवल अल्केमिस्ट थे। क्रूज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह 3 महान अल्केमिस्टों के साथ एक ही कमरे में होगा, और अब उससे एक महान कीमियागर पूछताछ कर रहा था। क्रूज बेजान होकर खड़ा था, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। ये कैसे हो सकता है?
क्या मोंची परिवार के बटलर ने यह गारंटी नहीं दी थी कि मैं बेनकाब नहीं होऊंगा और अगर कुछ गलत हुआ तो महान किमियागर ग्रेंजर निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे? क्या ये किस तरह की मदद है? मैं महान किमियागर बासोरो से सहमत हूँ। आपके खून से निकाला गया ये पदार्थ डिसिपेशन पोशन है। दूसरे शब्दों में, मैजिक अप्रेंटिस क्रूज, आपने इस सुनवाई में झूठी गवाही दी है। इसलिए महान किमियागर बासोरो के साथ चर्चा करने के बाद हमने इस सुनवाई को यहीं समाप्त करने का फैसला किया है। गिल्डेड रोज फिर से व्यवसाय करना शुरू कर सकता है। जहां तक आपका सवाल है, मैजिक अप्रेंटिस क्रूज, थोड़ी देर में जांच होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। मैं खत्म हो गया। ग्रेंजर के बोलने के बाद युवा मैजिक अप्रेंटिस को तुरंत लगा कि उसके सामने सब कुछ अंधेरा हो रहा है। मोंची परिवार ने जिन शर्तों पर सहमति जताई थी वे सभी गायब हो जाएंगी। उसे खुद ही डिसिपेशन पोशन के परिणामों से निपटना होगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अल्केमिस्ट गिल्ड उसकी जांच भी करने जा रहा था। एक बार ऐसा होने पर इस सुनवाई में उसने जो झूठी गवाही दी थी वह सामने आ जाएगी। वह बाद में थाउजेंड सल्स सिटी में कभी काम नहीं पा सकेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब उसने दूसरे दिन गिल्डेड रोज छोड़ा तो वह पहले से ही 9वीं रैंक का मैजिक अप्रेंटिस था। अगर वह कड़ी मेहनत करता तो वह जादूगर बन सकता था। एक सुंदर भविष्य उसे बुला रहा था। मैंने जॉनथन का प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया? मैंने वह डिसिपेशन पोशन क्यों पिया? क्रूज वहीं अचंभित खड़ा था। वह खुद को सही ठहराने के लिए कुछ वाक्य कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द बमुश्किल बुदबुदा रहे थे क्योंकि वह अपनी सांसों में बुदबुदा रहा था। ये डिसिपेशन पोशन नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये शब्द ग्रेंजर ने सुन लिए थे। ग्रेंजर व्यावहारिक रूप से उसे इसके लिए मारना चाहता था। अरे, तुम्हें अभी भी सबूत चाहिए? क्या तुम मुझे ये डिसिपेशन पोशन पिलाने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ आओ, मैजिक अप्रेंटिस क्रूज को बाहर निकालो और उस पर कड़ी निगरानी रखो। मैजिक अप्रेंटिस क्रूज कुछ घटनाओं से संबंधित हो सकता है। थोड़ी देर में अल्केमिस्ट गिल्ड उसकी जांच करने के लिए किसी को भेजेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युवा मैजिक अप्रेंटिस के सामने की दुनिया अंधकार में हो गई क्योंकि उसे मीटिंग रूम से बाहर घसीटा गया। जब क्रूज को घसीटा जा रहा था तो एक कर्मचारी आया और उसने अल्कमी फॉर्मूले पर एक नज़र डाली। लेकिन मीटिंग रूम में स्थिति थोड़ी व्यस्त थी। ग्रेंजर व्यवस्था करने में व्यस्त था, आरव मेहरा उस पर व्यंग्य करने में व्यस्त था और बासोरो सुनवाई की घटनाओं को रिकॉर्ड करने में व्यस्त था और शेष महान जादूगर के लिए वह किसी कारण से झपकी ले रहा था। इस प्रकार कोई भी सूत्र के बारे में नहीं सोच रहा था। यह जादूगर मेहरा, यह एक गलतफहमी थी, वास्तव में एक गलतफहमी। ग्रेंजर का मजबूर मुस्कुराता हुआ चेहरा एक भद्दे रोते हुए चेहरे की तरह लग रहा था। मूल रूप से एक सम्मानित महान किमियागर के रूप में भले ही ग्रेंजर ने कोई गलती की हो, फिर भी वह माफी मांगकर किसी अनुभवहीन जादूगर का पक्ष लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन बासोरो ने उससे पहले ही सोलोमन द्वारा आरव मेहरा को ले जाने के मामले के बारे में बता दिया था, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो, जब वे सुनवाई के परिणाम पर चर्चा कर रहे थे। ग्रेंजर वास्तव में उस रहस्योद्घाटन से चौंक गया और दुखी हो गया। जिसे मोंची परिवार इस बार संभालना चाहता था वह वास्तव में एक खतरनाक व्यक्ति था। अगर उसे यह पहले पता होता, जादुई सामग्री तो छोड़िए, भले ही मोंची परिवार ने उसके लिए अपना गोदाम खोल दिया होता, फिर भी वह सहमत नहीं होता। सोलोमन ने पिछले 20 सालों में कभी किसी को इस तरह से व्यक्तिगत रूप से नहीं बचाया था। पिछली बार सोलोमन ने मोंची परिवार के रयान को सेज टॉवर में उसके दरवाजे तक पहुंचाया था और वह अकेले ही थाउजेंड सल सिटी में बड़ी हलचल मचाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस राजीव मेहरा को व्यक्तिगत रूप से गिल्डेड रोज में वापस ले जाया गया। ग्रेंजर को अपनी पीठ से ठंडा पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। हाँ, ग्रेंजर द्वारा स्पष्ट रूप से उसके साथ पक्षपात करने की कोशिश करने के मामले के बारे में आरव मेहरा केवल हंसे, कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उन्होंने दूसरे पक्ष के लिए चीजों को मुश्किल बनाना जारी नहीं रखा, क्योंकि आरव मेहरा को पता था कि कोई उसे जल्द ही ढूंढने आएगा। निश्चित रूप से जब ग्रेंजर खुद को सही ठहराने के हर संभव तरीके के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था तो एक और कर्मचारी ने रिसेप्शन रूम में प्रवेश किया और बासोरो के कानों में कुछ वाक्य फुसफुसाए। बासोरो, जो अभी भी सुनवाई के रिकॉर्ड को छांट रहा था, अचानक खड़ा होने और आरव मेहरा को देखने से पहले स्तब्ध रह गया। उसकी अभिव्यक्ति संदेह और सदमे से भरी हुई थी। बासोरो वहां बहुत देर तक अचंभित खड़ा रहा और फिर एक घूंट बाहर निकाला। जादूगर मेहरा, क्या है? महान किमियागर बासोरो, तुम्हारा सम्मानित कीमिया सूत्र, क्या संयोग से कोई हिस्सा गायब है? इस बार बासोरो ने जिस लहजे का इस्तेमाल किया वह बहुत सम्मानजनक था। एक महान कीमियागर को एक युवा जादूगर से इतने सम्मान से बात करते हुए देखकर कोई भी चौंक जाएगा। आखिरकार बासोरो कीमियागर गिल्ड के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक था। उसका दर्जा ग्रेंजर से ऊपर था। जिन लोगों से वह इतने सम्मानपूर्वक बात करता था उनकी संख्या पूरे अल्केमिस्ट गिल्ड में नहीं बल्कि पूरे थाउजेंड सल सिटी में 2 उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। अध्याय 56। लेकिन बासोरो अब आरव मेहरा के प्रति बहुत विनम्र हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अल्केमिस्ट गिल्ड के नेता लिस ने किसी को आदेश देने के लिए भेजा था। मैज मेहरा से पूछो कि क्या वह 3 महीने तक मर्करी टॉवर में अध्ययन करने के बदले में बाकी कीमिया सूत्र देने को तैयार होगा। ये सुनकर बासोरो की अभिव्यक्ति अजीब हो गई।
मर्करी टॉवर मूल रूप से राज्य की कीमिया की पवित्र भूमि थी। हर कीमियागर वहां जाने का सपना देखता था, क्योंकि वहां न केवल सबसे अच्छा वातावरण था, बल्कि कीमिया से संबंधित ज्ञान का सबसे व्यापक और गहरा भंडार भी था। पर्याप्त भाग्य के साथ कोई मास्टर कीमियागर से संकेत प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन मर्करी टॉवर शायद ही कभी बाहरी दुनिया के संपर्क में आता था, और यह बाहरी रूप से शिष्यों की भर्ती नहीं करता था। वहां के कीमियागर भिक्षुओं की तरह थे, जो दिन ब दिन, साल दर साल अपने अध्ययन में डूबे रहते थे। कुछ हद तक मर्करी टॉवर को एक स्वतंत्र राज्य माना जा सकता है, जो केवल कीमिया की उन्नति के लिए अस्तित्व में था। वह स्वतंत्र राज्य व्यवहारिक रूप से बाकी दुनिया से अलग थलग था। केवल जब महान मास्टर्स को अपने सहायकों को बदलने की आवश्यकता होती थी, तो बाहरी लोगों को मर्करी टॉवर में प्रवेश करने का अवसर मिलता था। ये अवसर बहुत दुर्लभ थे। अधिकतम केवल 10 लोगों को एक दिए गए वर्ष में यह अवसर मिलता था, और 1000 साल सिटी में हर प्रमुख अल्केमिस्ट गिल्ड को हर कुछ वर्षों में एक स्थान प्राप्त होता था। बासोरो खुद 10 साल से अधिक समय से आवेदन कर रहा था, और हालांकि उसे अभी तक नहीं चुना गया था, उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार बासोरो जानता था कि अपनी जन्मजात प्रतिभा के कारण वह पहले ही कीमिया के अपने मार्ग की सीमा तक पहुंच चुका था। अगर वह केवल कड़ी मेहनत पर निर्भर रहता, तो वह वर्षों तक अपने वर्तमान स्तर पर अटका रह सकता था। अगर वह आगे बढ़ना चाहता था, तो उसे मर्करी टॉवर में प्रवेश करना था और उन महान मास्टर अल्केमिस्टों के गहन ज्ञान और सहायता तक पहुंच प्राप्त करनी थी। लेकिन वह अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन था। भले ही अल्केमिस्ट गिल्ड में बासोरो की स्थिति बिल्कुल भी कम नहीं थी, लेकिन मर्करी टॉवर में प्रवेश करने का मौका मिलना भाग्य पर आधारित था। लेकिन अब इस तरह का अवसर वास्तव में एक कीमिया सूत्र के बदले में दिया जा रहा था। बासोरो की अभिव्यक्ति इस बारे में सोचते ही काफी अजीब हो गई। यह इसलिए नहीं था कि वह मर्करी टॉवर जाने का अवसर चूक गया, बल्कि इसलिए कि उस कीमिया सूत्र का निहित मूल्य था। हालांकि 1000 साल सिटी में लिस की प्रतिष्ठा सोलोमन जैसे किसी व्यक्ति की तरह विस्मयकारी नहीं थी, लेकिन अल्केमिस्ट गिल्ड के भीतर उसकी प्रतिष्ठा ऐसी नहीं थी जिसकी कोई बाहरी व्यक्ति कल्पना कर सके। यहाँ उसकी स्थिति लगभग एक देवता जैसी थी। जटिल और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जब तक लिस कुछ कहता, अल्केमिस्ट गिल्ड के बाकी लोग उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। ये सेज टॉवर में सोलोमन जैसा नहीं था। हालांकि सोलोमन के पास ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे 1000 साल सिटी को हिला दिया था, लेकिन वह सेज टॉवर में एक परिषद के 3 सदस्यों में से सिर्फ एक था। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उन्हें एक बैठक बुलानी पड़ती थी और तीनों मिलकर निर्णय लेते थे। लेकिन लिस अल्केमिस्ट गिल्ड में सर्वोच्च था, हर अंतिम निर्णय उसके शब्दों पर निर्भर करता था, एक तानाशाही की तरह। ठीक वैसे ही जैसे अब मर्करी टॉवर में जाने का कीमती अवसर लिस के एक शब्द में तय हो जाता है, और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाता। यहाँ तक कि बासोरो, जो लगातार 10 साल से आवेदन कर रहा था, वह भी आरव मेहरा को ईर्ष्या से देख सकता था। महान अल्केमिस्ट बासोरो, ये प्रश्न बहुत उचित नहीं है। आरव मेहरा ने बासोरो को एक मुस्कान के साथ देखा जो बिल्कुल भी मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। हालांकि उसने ये सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में निहित उपहास स्पष्ट था। यह आरव मेहरा का जवाब सुनकर बासोरो के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। ये सवाल वाकई बहुत उचित नहीं था। कीमिया की दुकानों के लिए उनके फार्मूले ही सब कुछ थे। जिसके पास बेहतर कीमिया फार्मूले होंगे, जो बेहतर चीजें बना सकता होगा, उन दुकानों का बाजार में बड़ा हिस्सा होगा। गिल्डेड रोज जैसी छोटी सी दुकान भी, जिसकी बिक्री कुछ 100,000 सोने के पैमाने पर थी, होप पोशन के प्रकट होने के बाद 1000 साल शहर का केंद्र बन जाएगी। एक बार सुनवाई पूरी हो जाने के बाद व्यवसाय अनिवार्य रूप से बहुत समृद्ध हो जाएगा। जब तक वे कोई गलती नहीं करते, तब तक ये केवल समय की बात होगी कि वे 1000 साल शहर की नंबर 1 कीमिया दुकान बन जाएं। वह मूल ज्ञान जो सफलता और असफलता के बीच निर्णय ले सकता है। वास्तव में इसके बारे में पूछना उचित नहीं था, लेकिन इसे अनदेखा करना सवाल से बाहर था। वह जादूगर मेहरा, हमारा कीमियागर गिल्ड आपका सूत्र मुफ्त में नहीं मांग रहा है। हम इसके लिए व्यापार करना चाहते हैं। ओह, 1 मिलियन सोना कैसा रहेगा? हाँ, आरव मेहरा सूत्र के गायब हिस्से के मूल्य को कैसे नहीं समझ सकता। कोई भी कीमियागर जो अपने नमक के लायक है, वह इस तरह की चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इस प्रकार बासोरो द्वारा 1 मिलियन गोल्ड की पेशकश ने आरव मेहरा को केवल हंसने पर मजबूर कर दिया। ये कैसा रहेगा? बासोरो को आरव मेहरा की प्रतिक्रिया सुनकर तुरंत चिंता हुई और उसने तुरंत प्रस्ताव बदल दिया। आपके सूत्र के लिए सूत्र? जब तक आप हमें ये सूत्र बताने के लिए तैयार हैं, हमारा अल्केमिस्ट गिल्ड आपको 3 नहीं 5 अद्वितीय सूत्र देगा। हम गारंटी देते हैं कि ये 5 सूत्र अल्केमिस्ट गिल्ड के लिए अद्वितीय हैं और आपको ये हजारों पाल शहर में कहीं और नहीं मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बासोरो को पसीने आ रहे थे क्योंकि वह सोच रहा था, वह अभी भी क्यों हंस रहा है। एक सम्मानित महान अल्केमिस्ट उसे एक उदार प्रस्ताव दे रहा था, लेकिन फिर भी इस साथी को स्थिति मजेदार लग रही थी। इस समय बासोरो को लगा कि उसका दिल जम गया है। बल कोई विकल्प नहीं है। ये सोलोमन द्वारा समर्थित कोई व्यक्ति है। अगर वह बूढ़ा कसाई नाखुश है, तो लीडर लिस को भी नुकसान हो सकता है, उसने खुद से सोचा। इसके अलावा वह राजीव मेहरा सबसे अधिक संभावना वाला महान जादूगर है। बस उस पवन ब्लेड का प्रदर्शन ही इसे साबित करने के लिए पर्याप्त था। 3 महान जादूगर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे।
अगर वे वास्तव में लड़े तो बासोरो के पास बचने का आत्मविश्वास नहीं था। जब उसकी ताकत और पृष्ठभूमि पर विचार किया गया तो उस राजीव मेहरा के पास बासोरो के बराबर खड़े होने की योग्यता पहले से ही थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने एक कीमिया सूत्र भी निकाला था जिसमें लीडर लिस की भी रुचि थी। ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए भले ही बासोरो अनिच्छुक था, उसके पास अपने गुस्से पर काबू पाने और बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार बासोरो ने अपने दांत पीस लिए और अपना तुरुप का पत्ता निकाल लिया। ठीक है जादूगर मेहरा, अगर हम तुम्हें कीमिया के आखिरी भाग के बदले में 3 महीने के लिए मर्करी टॉवर में प्रवेश करने का मौका दे तो कैसा रहेगा? जब बासोरो ने खुद को ये कहने के लिए मजबूर किया तो उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। चला गया। एक और मौका ऐसे ही चला गया। लेकिन उसके तुरंत बाद बासोरो ने देखा कि युवा जादूगर मुस्कुरा रहा था और जवाब दे रहा था, कोई सौदा नहीं। नहीं, कोई सौदा नहीं। बासोरो चौंक गया। उसका हाव भाव ऐसा था जैसे उसने अपनी पत्नी को किसी का पीछा करते हुए होटल में जाते देखा हो। कोई सौदा नहीं, कोई सौदा नहीं। उस एक वाक्य के कारण बासोरो का दिमाग खराब हो गया। नहीं, तुम ये सौदा कैसे नहीं चाह सकते? इस बार बासोरो को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी और वह अविश्वास में आरव मेहरा को देख रहा था। अगर वह अभी भी युवा जादूगर की चौंकाने वाली शक्ति से सावधान नहीं होता तो बासोरो शायद उसकी गर्दन पकड़कर उसे हिला देता और पूछता कि क्या वह मूर्ख है? वह इस तरह के अविश्वसनीय प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकता है? क्या वह नहीं जानता कि मर्करी टॉवर में अध्ययन करने का क्या मतलब है? क्या वह नहीं जानता कि कितने कीमियागर हर साल आवेदन करते रहते हैं और अंत में असफल हो जाते हैं? मैं उन कीमियागरों में से एक हूँ। ठीक है महान कीमियागर बासोरो, मैं इस कीमिया सूत्र का व्यापार करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मर्करी टॉवर में अध्ययन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बासोरो की भावनात्मक प्रतिक्रिया को देखकर आरव मेहरा को उसे सस्पेंस में रखने के लिए थोड़ा बुरा लगा। एक पल सोचने के बाद उसने एक छोटा सा संकेत दिया। दरअसल आरव मेहरा आज सुनवाई में इसलिए आया था क्योंकि वह इस कीमिया सूत्र को बेचना चाहता था। वह जानता था कि उसे इसके प्रभावों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। बाकी के लिए, जैसे कि ग्रेंजर को ऐसा महसूस कराना कि उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया है, यह केवल लापरवाही से किया गया था। अन्यथा आरव मेहरा ने क्वाड फॉर्मूला कीमिया सूत्र नहीं लिखा होता। अगर वह केवल ये साबित करना चाहता था कि मैजिक अप्रेंटिस क्रूज ने डिसिपेशन पोशन पी लिया है, तो आरव मेहरा के पास 100 अलग अलग तरीके थे जिनका वह इस्तेमाल कर सकता था। उसे इतना परेशान करने वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस प्रकार आरव मेहरा ने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र को छिपाते हुए एक क्वाड फॉर्मूला कीमिया सूत्र लिखा। एक सामान्य महान कीमियागर ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वे शीर्ष महान कीमियागर जो कई वर्षों से उस दायरे में थे, मास्टर दायरे तक पहुंचने की प्यास में, अनिवार्य रूप से ध्यान देंगे कि इस क्वाड फॉर्मूला कीमिया सूत्र में एक हिस्सा गायब था। सूत्र का वह हिस्सा मूल था। जब तक कीमिया सूत्र का वह अंतिम भाग बाकी के साथ एकीकृत होता, तब तक पूरा सूत्र स्वर्ग विरोधी परिवर्तनों से गुजरता। इसे संयोजित करने पर यह एक नए प्रकार का पोषण बनाता, कुछ ऐसा जो महान कीमियागरों के लिए मास्टर कीमियागरों की श्रेणी में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होता। इसलिए आरव मेहरा आज जो बेचना चाहते थे वह वास्तव में मास्टर कीमियागर बनने का एक अवसर था। यह मर्करी टॉवर में अध्ययन करने के अवसर से कहीं अधिक कीमती था। इसके अलावा मर्करी टॉवर में प्रवेश करना आरव मेहरा के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करने का मामला था, और आरव मेहरा के पास ज्ञान की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। आरव मेहरा के पास वर्तमान में कीमियागरों की कमी थी। एकमात्र जगह जो उसे जल्दी से जल्दी बहुत सारे कीमियागरों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सकती थी वह थी कीमियागर गिल्ड। लेकिन उसे बासोरो को यह बताने की जरूरत नहीं थी। आरव मेहरा ने बासोरो को केवल एक संकेत दिया ताकि वह आकर उसके साथ व्यवसाय के बारे में ठीक से बात करे। और ठीक है महान कीमियागर बासोरो, मुझे लगता है कि कीमियागर गिल्ड को इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि वह कौन था जिसने गिल्डेड रोज को बदनाम किया। ये स्पष्ट रूप से उद्योग के नियमों को चुनौती दे रहा है। अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो कीमियागर गिल्ड की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरव मेहरा ने बासोरो को जवाब देने का अवसर नहीं दिया। अपनी बात कहने के बाद वह विशाल स्वागत कक्ष से बाहर चला गया। 3 महान कीमियागर पीछे रह गए, उसकी पीठ को घूरते हुए। वे काफी देर तक अवाक रह गए। अध्याय 57। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रेंजर हमेशा कहता था कि ये निर्दयी व्यापारी सभी परेशान करने वाले पात्र थे। जादूगर मेहरा स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ बदला लेना चाहता था जिसने उसे बदनाम किया था, लेकिन इस तरह के सम्मानजनक कारण का उपयोग करके वह ये दिखा सकता था कि वह वास्तव में इस संभावना के बारे में चिंतित था कि अल्केमिस्ट गिल्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। नहीं, बासोरो कुछ देर के लिए वहां स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। वह सिर्फ अल्केमिस्ट गिल्ड को कोई कदम उठाने के लिए उकसा नहीं रहा था। यह संभवतः एक संकेत था। इसके बारे में सोचने के बाद बासोरो को अचानक समझ में आ गया। वास्तव में वह संकेत दे रहा होगा कि अल्केमिस्ट गिल्ड को गिल्डेड रोज को हिसाब देना चाहिए। अगर कोई और ऐसा करने की कोशिश करता तो बासोरो शायद उन पर थूक देता। अल्केमिस्ट गिल्ड को इतनी आसानी से कोई कदम उठाने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता था, और यहाँ तक कि उससे हिसाब देने के लिए भी कहा जा सकता था। लेकिन अब बासोरो ने न केवल असभ्य होने से परहेज किया, बल्कि वह लगभग जोर से हंस भी पड़ा।
हालांकि मैज मेहरा ने मर्करी टॉवर में अध्ययन करने के अवसर को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने कहा कि कीमिया सूत्र का व्यापार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं था कि मैज मेहरा इसे बिल्कुल भी व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये कि प्रारंभिक प्रस्ताव पर्याप्त रूप से संतोषजनक नहीं था। बातचीत अभी भी खुली थी। जब तक वह इस विचार को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करता, तब तक बेसोरो अभी भी कोई दूसरा रास्ता खोज सकता था। मैज मेहरा प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। इसे हल करना काफी आसान है। जब तक वह संतुष्ट न हो जाए, तब तक प्रस्ताव को बदलते रहें। एक बार जब वह कीमिया सूत्र प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है, तो लीडर लिस उसके काम से इतना खुश हो सकता है कि उसे मर्करी टॉवर में अध्ययन करने का अवसर दे सकता है। अब एकमात्र समस्या ये थी कि क्या वह जादूगर मेहरा को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक अवसर था। बसोरो जितना इस बारे में सोचता, उतना ही उत्साहित होता। कुछ देर बाद उसने अपने 2 साथियों को विदा किया और बिना पीछे देखे अपने कागजात लेकर रिसेप्शन रूम से बाहर निकल गया। रिसेप्शन रूम से बाहर निकलने के बाद बसोरो ने अपने उत्साह को नियंत्रित करते हुए लीडर लिस के अध्ययन कक्ष की ओर भागा। आमतौर पर लिस इस समय अपने अध्ययन कक्ष में होता, या तो पढ़ रहा होता या किसी अतिथि का स्वागत कर रहा होता, इसलिए उसे लीडर लिस को अपनी खोजों की रिपोर्ट करने का समय मिल जाना चाहिए। लेकिन आधे रास्ते में बसोरो के कदम धीमे हो गए। उसे अचानक आरव के अंतिम शब्द याद आ गए। हालांकि उसे यकीन था कि यह एक तरह का संकेत था, लेकिन उसने वास्तव में कुछ भी पुष्टि नहीं की थी। अगर उसने जल्दबाजी में व्यापार की बात लीडर लिस को बताई और सब कुछ ठीक रहा, तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर कुछ हुआ और लीडर लिस को अंत में वह कीमिया सूत्र नहीं मिला, तो यह एक गंभीर समस्या होगी। इस बार मर्करी टॉवर जाने का मौका न मिलना तो दूर, उसे शायद जीवन भर वहां जाने का मौका ही न मिले। अच्छा नहीं, मैं अभी लीडर लिस के पास नहीं जा सकता। मुझे पहले मैज मेहरा के साथ डील फाइनल करनी है। यह एहसास होने पर बासोरो रुक गया और रिसेप्शन रूम की ओर वापस चला गया। साथ ही किसी को मोलिन को बुलाने के लिए भी भेजा। महान कीमियागर बासोरो, तुम्हारा निर्देश क्या है? मोलिन गिल्डेड रोज में रहने के समय से बहुत अलग था, बिल्कुल भी घमंडी नहीं दिख रहा था। बासोरो के सामने वह एक चापलूसी भरी मुस्कान पहने हुए था। एक कीमियागर और एक महान कीमियागर की स्थिति के बीच बहुत अंतर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बासोरो कीमियागर गिल्ड का एक उच्च अधिकारी था जिस पर लीडर लिस का भरोसा था। उसका दर्जा ग्रेंजर से भी अधिक था। मोलिन आमतौर पर अपने वरिष्ठों का पक्ष लेने की पूरी कोशिश करता था, इसलिए वह अपना समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करता था। मैंने सुना है कि ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में कुछ बड़े कदम उठाए हैं। हाँ, ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोंची को 1000 सल सिटी का सबसे साहसी व्यापारी कहा जाना चाहिए। इस बार उन्होंने एक साथ 10 कीमिया की दुकानें खोलीं। बासोरो की आवाज़ सुनकर मोलिन को पता चल गया कि उसे स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए कहा जा रहा है। मैंने जो देखा उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1000 सल सिटी के कीमिया बाजार पर एकाधिकार कर लेगा, जैसा कि पिछले फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया था। बासोरो ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह मोलिन के शब्दों से थोड़ा असंतुष्ट था। मैंने आपको ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चापलूसी सुनने के लिए नहीं बुलाया था। मुझे ये बताने का क्या फायदा है? मूल रूप से बासोरो को अभी भी लगता था कि मोलिन जानकारी इकट्ठा करने में काफी कुशल है और आमतौर पर अपने काम को संभालने में बहुत उत्सुक और समझदार है। इसके अलावा मोलिन उससे विशेष रूप से अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बासोरो ने उसे एक मौका देने का इरादा किया था। लेकिन अंततः मोलिन उचित निष्कर्ष निकालने में विफल रहा। लगता है कि मुझे इस बेवकूफ से खुद को दूर रखना चाहिए ताकि बाद में उसके द्वारा फंसाया न जाऊं। मोलिन को नहीं पता था कि उन कुछ गलत समय पर चापलूसी भरे वाक्यों ने वास्तव में उसका अपना भविष्य बर्बाद कर दिया था। इस बीच मोलिन अभी भी महान कीमियागर के सामने दिखावा करना चाहता था। और ठीक है, महान कीमियागर बासोरो, जब ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना व्यवसाय खोला तो मैंने आपकी ओर से बधाई उपहार पहले ही भेज दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बासोरो की सांस अचानक रुक गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके मोलिन को क्रूरता से देखा। तुम मजाक कर रहे हो? इस खोज से चौंककर बासोरो लगभग उछल पड़ा। मैं ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, और आपने वास्तव में बधाई उपहार भेजने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया। क्या आप मेरे पतन को गति देना चाहते हैं? इस बिंदु पर बासोरो अंदर से घबरा रहा था। मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। मैं वास्तव में उस कमीने मोलिन द्वारा धोखा दिया गया था। आखिरकार ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही वह था जिसने गिल्डेड रोज को शर्मिंदा किया। यह एक बड़ी समस्या होगी अगर मैज मेहरा को पता चला कि मैंने ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बधाई उपहार भेजा है। उसे बदला लेने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। उस कीमिया सूत्र का व्यापार करने से इनकार करना ही काफी होगा। अगर लीडर लिस नाराज हो गए तो कौन जानता है कि कितने लोग बदकिस्मत होंगे। किसने तुम्हें मेरी ओर से उपहार भेजने के लिए कहा? उसने गुस्से से कहा। मोलिन जम गया। उसने बासोरो को देखा जो अचानक क्रोधित हो गया था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह स्तब्ध और वास्तव में आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। क्या हो रहा है? ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो और ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच संबंध आमतौर पर बहुत अच्छे थे।
उनकी दुकानों के उद्घाटन के लिए बधाई उपहार भेजने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो ऐसा करने के लिए उस पर इतना गुस्सा क्यों होगा। कुछ समय के लिए मोलिन ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, वह केवल डर में जमे हुए बासोरो को देखता रहा। अब तुरंत घोड़े पर चढ़ो और ट्विन मून्स कीमिया की दुकान पर जाओ। अगर तुम कुछ परेशानी पैदा कर सकते हो तो करो। तुम मेरे लिए जितनी अधिक परेशानी पैदा करोगे उतना ही अच्छा होगा। बासोरो को बहुत दबाव महसूस हुआ, इसलिए उसने चर्चा समाप्त की और मोलिन को इस अजीब काम के साथ वापस जाने का आदेश दिया। क्या तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? हाँ। मोलिन को दूर भेजने के बाद बासोरो ने अपने मंदिरों की मालिश की और खुद से सोचा, अरे उस मोलिन से दूरी बनाए रखना वाकई बुद्धिमानी है। क्या होगा अगर मैं उस बेवकूफ की वजह से मर गया। ... पिछले कुछ दिनों में सबसे सनसनीखेज मामला निस्संदेह मोंची परिवार की कीमिया की दुकानों का खुलना था। उन्होंने एक ही समय में 10 दुकानें खोलीं, जिनमें से एक ट्विन मून स्प्लेंडर थी, जो विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट में स्थित थी। इसे 1000 सल्स सिटी की सबसे बड़ी कीमिया की दुकान के रूप में सराहा गया था। इसमें सबसे अच्छे जादू के उपकरण, सबसे रहस्यमय औषधियां और सबसे उन्नत कीमिया कौशल थे। यहां तक कि एक महान कीमियागर व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख करता था। ट्विन मून स्प्लेंडर का प्रभारी व्यक्ति मोंची परिवार का बटलर जॉनथन था। पिछले 2 दिनों से जॉनथन बहुत अच्छे मूड में था। सबसे पहले ट्विन मून स्प्लेंडर के खुलने के कारण उसके गुरु ने उसे एक भारी जिम्मेदारी सौंपी थी, जो 1000 सल्स सिटी की सबसे बड़ी कीमिया की दुकान का प्रभारी था। और दूसरा, वह खुश महसूस कर रहा था क्योंकि जॉनथन जानता था कि अल्केमिस्ट गिल्ड वर्तमान में एक सुनवाई कर रहा था। ये राजीव मेहरा की सुनवाई थी, जिसने ब्लैक हॉर्न नीलामी में फेल्यू को उसे 2 बार थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि सुनवाई के परिणाम अभी तक सामने नहीं आए थे, जॉनथन पहले से ही आंतरिक रूप से जश्न मना रहा था। वह जानता था कि सुनवाई शुरू होने से पहले उसके गुरु ने यंग मास्टर रयान को सुनवाई के मेजबानों में से एक ग्रेट अल्केमिस्ट ग्रेंजर से मिलने के लिए भेजा था। इसके अलावा उन्होंने कीमती जादुई सामग्री की पेशकश की थी, जिसे कोई भी महान अल्केमिस्ट मना नहीं कर पाएगा। जब तक ग्रेंजर सुनवाई में गड़बड़ी करता रहेगा, राजीव केवल अल्केमिस्ट गिल्ड के सामने रोता रहेगा। उस समय वह उस नवोदित के दुख का आनंद ले सकेगा और साथ ही ट्विन मून स्प्लेंडर के प्रतिद्वंद्वी को भी हरा सकेगा, जिससे वह काफी खुश महसूस करेगा। जॉनथन पूरी दोपहर मुस्कुराता रहा। शाम ढलते ढलते मोलिन मिलने आ गया और जॉनथन की मुस्कान खिल उठी। जॉनथन को पूरा यकीन था कि मोलिन अच्छी खबर लेकर आया है। अल्केमिस्ट मोलिन, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। जॉनथन के चेहरे पर एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान थी, क्योंकि उसने मोलिन का दुकान में स्वागत किया और उसके चेहरे पर उत्सुकता थी। अल्केमिस्ट मोलिन, मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मोलिन जॉनथन के प्रति काफी अनुकूल महसूस कर रहा था। ये पहली बार नहीं था जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आए थे। एक अल्केमिस्ट गिल्ड की ओर से कीमिया के कारोबार की देखरेख कर रहा था, जबकि दूसरा मोंची परिवार का सबसे भरोसेमंद बटलर था। इसके अलावा ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में कीमिया बाजार में कदम रखा था, इसलिए दोनों की मुलाकातों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी। उदाहरण के लिए, पिछली बार मोलिन ने बासोरो के नाम पर एक बधाई उपहार दिया था और जॉनथन ने इसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया था। गिल्ड के उन पागलों की तुलना में जो हमेशा कीमिया से ग्रस्त रहते थे, जॉनथन ने स्पष्ट रूप से लोगों के साथ बहुत बेहतर व्यवहार किया। ये बटलर की विशेषता थी। पिछली बार जब वे मिले थे तो मोलिन को लगा था कि वह शुद्ध हो गया है। जॉनथन के बारे में उसे बहुत अच्छी भावना थी, लेकिन एक अच्छी भावना केवल एक अच्छी भावना थी। अपने भविष्य की तुलना में सबसे अच्छी भावनाओं को भी अलग रखना होगा। अध्याय 58। मुझे बैठने की जरूरत नहीं है जॉनथन, मैं इस बार एक अलग काम के लिए आया हूँ। मोलिन के ट्विन मून स्प्लेंडर में प्रवेश करने के बाद उसने बटलर के विनम्र अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया और एक सख्त व्यावसायिक रवैया बनाए रखा। हाँ, अल्केमिस्ट मोलिन, तुम्हें मजाक करना जरूर पसंद है। मोलिन के व्यवहार को देखकर जॉनथन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस तरह की मुस्कान बहुत बनावटी लग रही थी। जॉनथन बेवकूफ नहीं था। जब उसने मोलिन की बातें सुनी तो उसे पता चल गया कि मामला गड़बड़ है। आखिरकार वह मोंची परिवार का बटलर था। दूसरों को शायद यह न लगे कि जॉनथन सम्मान के योग्य है, लेकिन उन्हें मास्टर मोंची को कुछ सम्मान देना ही था। मोलिन की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि उसके समर्थक ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो भी हमेशा मोंची को उचित सम्मान देते थे और अपने बटलर को सीधे उसका नाम लेने के बजाय बटलर जॉनथन कहकर संबोधित करते थे। जॉनथन जानता था कि एक ऐसी स्थिति थी जब दूसरे लोग उसे औपचारिक अभिवादन में बटलर जॉनथन नहीं कहते थे, और वह स्थिति तब थी जब मास्टर मोंची की प्रतिष्ठा बेकार थी, जैसे कि ब्लैक हॉर्न नीलामी में हुआ था। फेलेउ ने उसे जॉनथन कहा था और फिर बाद में उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। यह कोई मजाक नहीं है जॉनथन, मैं इस बार इसलिए आया क्योंकि किसी ने आपकी सामग्री की गुणवत्ता के साथ कुछ समस्याओं की सूचना दी थी, इसलिए मैं एक नियमित निरीक्षण के लिए आया था। कैसे? ये कैसे हो सकता है? मोलिन के शब्दों का सामना करते हुए जॉनथन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जॉनथन के घबराने का कारण यह नहीं था कि उसे लगा कि गुणवत्ता में कोई समस्या हो सकती है।
आखिरकार, हालांकि कीमिया की दुकानों में गुणवत्ता की परवाह किए बिना बड़ी मात्रा में सामान बेचना आम बात थी, ट्विन मून स्प्लेंडर को खुले हुए बस कुछ ही दिन हुए थे और इसे तुरंत सफल होने की आवश्यकता थी। मोंची ने व्यक्तिगत रूप से ये भी निर्देश दिया कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए नुकसान उठाना पसंद करेगा कि ट्विन मून स्प्लेंडर द्वारा बेची गई वस्तुएं बेहतर गुणवत्ता की हों। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इन परिस्थितियों में भी कोई समस्या हो सकती है, जॉनथन इसे नकारने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लेकिन समस्या ये थी कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसे सिर्फ जॉनथन के शब्दों से ठीक किया जा सकता था। जॉनथन ने इसे स्पष्ट रूप से समझा। कई कीमिया उत्पादों की गुणवत्ता पहली नज़र में अस्पष्ट थी। कीमियागर मशीन नहीं थे और कोई भी कीमियागर कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह ये गारंटी नहीं दे सकता था कि किसी भी वस्तु में कोई भी दोष नहीं होगा। जब तक मोलिन पर्याप्त समय बिताता, उसे जल्द या बाद में गुणवत्ता संबंधी कुछ समस्याएं मिल जाती। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे मास्टर मोंची कुछ वाक्यों से हल कर देते, या ऐसा कुछ जिसे ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ पैसे देकर सुलझा सकता। कीमियागर मोलिन, कृपया मेरी बात सुनो। जॉनथन संभावित परिणाम के बारे में सोचते ही चिंतित हो गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह असभ्य था या नहीं, क्योंकि उसने मोलिन के हाथों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कृपया सुनिए, हमारे ट्विन मून स्प्लेंडर के कीमिया उत्पादों के साथ कोई समस्या नहीं है। जाने दो। मोलिन ने ठंडे अंदाज में जॉनथन की ओर देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने मन ही मन सोचा। सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो कि कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस मामले में तुम जो भी कहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे शब्द भी बेकार हैं। ये ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो से आया है। ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो खुद अल्केमी गिल्ड के उच्च अधिकारियों में से एक, वह लीडर लिस्ट के बाद दूसरे नंबर पर है। क्या तुम जानते हो कि ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो ने क्या कहा? उसने मुझे तुरंत ट्विन मून स्प्लेंडर के लिए परेशानी पैदा करने के लिए भेजा, और जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इस स्थिति में मुझसे परिचित होना तो दूर, अगर तुम मेरे रिश्तेदार भी होते तो भी मैं तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता। लेकिन जोर से उसने केवल आश्वासन दिया, कोई बात नहीं जॉनथन, यह महज औपचारिकता है। बेहतर होगा कि तुम सहयोग करो। ये शब्द कहने के बाद मोलिन ने जॉनथन की अनदेखी की और काले वस्त्र पहने कीमियागरों को सामान की जांच करने का निर्देश दिया। ये बुरा है। मोलिन के रवैये को देखकर जॉनथन को पता चल गया कि यह एक भयानक स्थिति थी। वह देख सकता था कि मोलिन के काले वस्त्र पहने हर अधीनस्थ निरीक्षण करते समय वस्तुओं को गंभीरता से देख रहा था। इसके अलावा एक बार जब वे किसी वस्तु से निपट लेते तो उसे दूसरी जांच के लिए मोलिन को सौंप दिया जाता। एक नियमित निरीक्षण इतना विस्तृत और कर्तव्यनिष्ठ कैसे हो सकता है? जॉनथन के भीतर एक बुरी भावना पनप रही थी। अरे नहीं, ये भयानक है। जिस तरह से मोलिन आगे बढ़ रहा था, उसे जल्द या बाद में कुछ गलत मिल ही जाता और उस समय उन्हें निश्चित रूप से सुनवाई से गुजरना पड़ता। ट्विन मून स्प्लेंडर, जिसने अभी अभी व्यापार करना शुरू किया था, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और मास्टर मोंची के क्रोध का शिकार होने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से जॉनथन होगा। जॉनथन ने मोलिन को जटिल भाव से देखा, उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित था। क्या हो रहा है? हालांकि मोलिन के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन लाभ कभी कम नहीं हुआ, इसलिए मोलिन ने गारंटी दी थी कि अगर ट्विन मून स्प्लेंडर को कोई समस्या हुई तो वह यथासंभव मदद करेगा। सच कहूं तो जॉनथन को समाधान मिलने की बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह मोलिन के अचानक से दुश्मनी करने को स्वीकार नहीं कर सकता था। क्या उसे ऐसा करने के लिए किसी और ने उकसाया है? बेशक, इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। जॉनथन समझ गया। एल्केमिस्ट गिल्ड में मोलिन की शक्ति कम नहीं थी, लेकिन मोलिन को अपनी पहल पर ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। ट्विन मून स्प्लेंडर आखिरकार मोंची परिवार की संपत्ति थी। मोलिन के कार्यों का मतलब था कि एल्केमिस्ट गिल्ड मोंची परिवार का विरोध कर रहा था। एक समस्या दो प्रमुख ताकतों के बीच विवाद का कारण बन सकती थी। मोलिन इतना साहसी नहीं था, लेकिन अगर यह मोलिन नहीं है तो कौन है? कौन अल्केमिस्ट गिल्ड के फैसले को प्रभावित करने और मोलिन को ट्विन मून स्प्लेंडर के लिए परेशानी का कारण बनाने में सक्षम हो सकता है? जितना अधिक जॉनथन इसके बारे में सोचता, उतना ही वह चिंतित महसूस करता। ये और ये, इन सब को वापस लाओ। जैसे ही जॉनथन बढ़ते भय से भर गया, मोलिन ने लगभग 1 दर्जन वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए कुछ आदेश दिए। दृश्य ने जॉनथन को लगभग रोने पर मजबूर कर दिया। और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जॉनथन, मुझे खेद के साथ आपको सूचित करना है कि ट्विन मून स्प्लेंडर द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों के साथ वास्तव में कुछ गंभीर मुद्दे हैं। हमें ये देखने के लिए जांच करने की आवश्यकता होगी कि यह कितना गंभीर है। तब तक ट्विन मून स्प्लेंडर को अस्थायी रूप से बंद करना होगा। हम आपको सूचित करेंगे कि आप कब फिर से खोल सकते हैं। क्या बंद हो जाओ? जॉनथन निर्णय की कठोरता से चौंक गया। कीमिया की दुकान के लिए बंद होने और व्यवसाय से बाहर होने के बीच क्या अंतर था? खासकर ट्विन मून स्प्लेंडर जैसी दुकान के लिए जो अभी अभी चालू हुई थी। जब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने ही वाली थी, तब बंद होने का मतलब था कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। वे पहले ही 10 लाख से ज्यादा सोना गंवा चुके थे। मोलिन का वाक्य ऐसा था मानो उन्हें 10 लाख सोना फेंकना पड़े। ये बहुत क्रूर था। इस बिंदु पर जॉनथन वास्तव में पूछना चाहता था कि वह कौन था जो ट्विन मून स्प्लेंडर को निशाना बना रहा था। दुर्भाग्य से मोलिन ने उसे पूछने का अवसर ही नहीं दिया।
अपना फैसला सुनाने के बाद उसने अपने काले गाउन पहने अधीनस्थों से उन दर्जन भर कीमिया वस्तुओं को सुरक्षित करने को कहा जिन्हें उसने इंगित किया था और तुरंत वहां से चला गया। जॉनथन बहुत देर तक अकेला खड़ा रहा। अपने दांत पीसते हुए उसने जोर से पूछा, आखिर ट्विन मून स्प्लेंडर को कौन निशाना बना रहा है? ... जॉनथन को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता होगा कि शापित अपराधी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बासुरो गलत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। आरव मेहरा ने जाते समय जो शब्द कहे वे वास्तव में एक संकेत थे। आरव मेहरा आखिर ऐसे ही व्यक्ति थे। चूंकि कोई गिल्डेड रोज के खिलाफ काम करना चाहता था, इसलिए आरव मेहरा को अल्केमिस्ट गिल्ड का इस्तेमाल करके बेरहमी से जवाबी हमला करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बस इतना ही, किसने उसके खिलाफ साजिश रची और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन चीजों का पता लगाना आरव मेहरा की दिलचस्पी की बात नहीं थी। एक जादूगर के लिए समय बहुत कीमती होता है और इन मामलों से निपटने के लिए समय बर्बाद करना उचित नहीं था। ये जानना कि अल्केमिस्ट गिल्ड कीमिया सूत्र का वह हिस्सा हासिल करना चाहता था काफी था। अगर वे कीमिया सूत्र का वह हिस्सा हासिल करना चाहते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से उसे संतुष्ट करना होगा। इसलिए जाने से पहले उसने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया, किसी ने मुझ पर चाल चली और मैं बहुत असंतुष्ट हूं। फिर अल्केमिस्ट गिल्ड को उसे संतुष्ट करने के लिए कोई संभावित तरीका निकालना होगा। आरव मेहरा के लिए मामला इतना सरल था। जहां तक अल्केमिस्ट गिल्ड के आगे क्या करने की बात है, आरव मेहरा को वास्तव में परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में यह बहुत जल्द ही होने वाला था जब कोई उसे यह बताने के लिए आया कि यह सब कैसे समाप्त हुआ। उसका समय बहुत कीमती था और उसने मैजिक एरे पर काम करते हुए कई दोपहरें बिताई थीं। फिर भी उसके पास इतनी छोटी सी बात के बारे में चिंता करने का समय कैसे हो सकता था? पिछले कुछ दिनों में आरव मेहरा मैजिक एरे को पूरा करने के लिए सेज टॉवर में ही रहा था। पूरी प्रक्रिया में आरव मेहरा को 3 दिन लगे, लेकिन जब वह लौटा तो मोलिन गिल्डेड रोज की वस्तुओं को जब्त कर रहा था। इन पिछले 3 दिनों में आरव मेहरा ने मैजिक एरे को कमोबेश पूरा कर लिया था। ये परफेक्ट होने से बहुत दूर था, लेकिन ये करीब था। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि मैजिक एरे वास्तव में बहुत खास था। ये कहा जा सकता है कि विभिन्न मैजिक कंडक्टिंग रूनों में से मैजिक एरे सबसे खास था। यह एक मैजिक कंडक्टिंग रून था जिसकी जटिलता और विवरण को चरम पर ले जाया गया था। शायद यही कारण था कि मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम ने उस मैजिक कंडक्टिंग रून को डिस्कार्डेड रून या वर्थलेस रून के रूप में संदर्भित किया। ये सब इसलिए था क्योंकि इस युग के महान जादूगर मैजिक कंडक्टिंग रून प्रणाली को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे। अगर किसी के पास मैजिक एरे भी होता तो वे इसका इस्तेमाल केवल एक साधारण मैजिक कंडक्टिंग रून की तरह करते। नतीजतन यह अपनी वास्तविक शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम प्रदर्शित कर पाता। ये बिना कारण नहीं था कि इसे त्यागे गए रून या बेकार रून के रूप में भी जाना जाता था। अगर कोई मैजिक एरे की शक्ति को सही मायने में प्रदर्शित करना चाहता था तो उसे इसे लगातार चमकाना होगा। मैजिक एरे में लगभग असीमित अनुकूलन क्षमता थी। हर मेटा मैजिक और मंत्र मैजिक एरे में पूरी तरह से घुल मिल सकता था। क्या हो सकता है जब इसमें केवल 1 या 2 प्रकार का उपयोग किया जाता है? लेकिन जब पर्याप्त मेटा मैजिक और मंत्र एक साथ मिश्रित हो जाते हैं तो मैजिक एरे में एक मौलिक परिवर्तन होता है। यह एक मैजिक कंडक्टिंग रून बन जाता है जो उन मेटा मैजिक और मंत्रों के स्तर को बहुत बढ़ा देता है। ये वास्तव में उस गुण के कारण ही था कि जब जादुई सभ्यता अपने चरम पर थी तब जादुई व्यूह को सबसे शक्तिशाली जादुई संचालन रूनों में से एक माना जाता था। अध्याय 59। आरव मेहरा की पहली प्राथमिकता अब मैजिक एरे को और बेहतर बनाना था। यह एक ऐसा काम था जिसमें समय लगेगा। अगले महीने के आधे से ज्यादा समय तक आरव मेहरा कीमिया प्रयोगशाला में ही रहा। उसने अपना सारा समय मैजिक एरे को चमकाने और सुधारने में बिताया। मंत्र के बाद मंत्र, मेटा मैजिक के बाद मेटा मैजिक, ये सब धीरे धीरे एक एक करके मैजिक एरे सिस्टम में घुल मिल गया। और जैसे जैसे वे विलीन होते गए मैजिक एरे हर समय बदलता रहा। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटा था, इतना कि आरव मेहरा भी इसे समझ नहीं पाया। लेकिन आखिरकार आरव मेहरा को पता चल गया कि मैजिक एरे के साथ विलय के बाद इन मंत्रों और मेटा मैजिक्स की शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मंत्र और मेटा मैजिक्स डाले गए, आरव मेहरा उन्हें संयोजित करने और व्यवस्थित करने की कोशिश करने में सक्षम हो गया। ये मैजिक एरे का सबसे भयावह हिस्सा था। एक संपूर्ण मैजिक एरे को इस दुनिया का सबसे जटिल और सबसे विस्तृत मैजिक कंडक्टिंग रून माना जा सकता है क्योंकि संपूर्ण मैजिक एरे मंत्रों और मेटा मैजिक से बना था जो एक जटिल कीमिया सूत्र के समान था। एक उचित रूप से पूर्ण मैजिक एरे वाले महान जादूगर इन मंत्रों और मेटा मैजिक को अपनी इच्छानुसार संयोजित कर सकते थे और प्रत्येक उचित संयोजन उनकी शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा देगा। दुर्भाग्य से आरव मेहरा की वर्तमान मैजिक एरे पूरी तरह से दूर थी। और न केवल उस समय केवल एक ही मैजिक एरे था, बल्कि वह एरे अभी भी बहुत कमजोर था। वह भी केवल कुछ निम्न स्तरीय मंत्रों और मेटा मैजिक को ही मर्ज कर सकता था। आरव मेहरा केवल 5वीं रैंक पर पहुंचने के बाद ही एलिमेंटल अवतार जैसे शक्तिशाली मेटा मैजिक को मर्ज करने की हिम्मत कर सकता था। सभी महान जादूगरों के लिए 5वीं रैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक थी। जब कोई महान जादूगर 5वीं रैंक पर पहुंचता था तो इसका मतलब था कि उसने अपने मैजिक कंडक्टिंग रून का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। चाहे उनके पास किस तरह का मैजिक कंडक्टिंग रून हो, इस बिंदु तक उनकी शक्ति प्रदर्शित हो जाएगी। यह एक मैजिक एरे वाले महान जादूगर के लिए और भी अधिक हद तक सच था।
ऐसा 5वीं रैंक का महान जादूगर 5 मैजिक एरे रख सकता था, और न केवल वह और भी अधिक मंत्र और मेटा मैजिक्स को मर्ज करने में सक्षम होगा, बल्कि वह मैजिक एरे सिस्टम को पूरी तरह से स्थिर भी कर सकता था। उस क्षण से मैजिक एरे वाले एक महान जादूगर के पास एक उच्च जादूगर के खिलाफ लड़ने की शक्ति होगी। लेकिन आरव मेहरा के लिए 5वीं रैंक का महान जादूगर बनना अभी भी दूर की बात थी। इस बेहद जटिल और विस्तृत मैजिक कंडक्टिंग रून का होना आरव मेहरा का सौभाग्य था, लेकिन साथ ही उनका दुर्भाग्य भी। सौभाग्य की बात यह थी कि एक बार आरव मेहरा 5वीं रैंक का महान जादूगर बन गया तो उसके पास वास्तव में एक उच्च जादूगर के खिलाफ लड़ने की शक्ति होगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि आरव मेहरा जिस रास्ते पर चलेंगे वह अन्य महान जादूगरों की तुलना में बहुत अधिक कठिन होगा। पहली जादुई सरणी को पूरा करने में आरव मेहरा को आधे महीने से अधिक समय लगा। इस अवधि के दौरान आरव मेहरा ने 5 मंत्र और 4 मेटा मैजिक को मर्ज किया था। इतनी बड़ी मात्रा में मर्ज करके अपनी पहली जादुई सरणी को पूरा करना जादुई सभ्यता के चरम के दौरान भी आश्चर्यजनक माना जाता। जब आरव मेहरा आखिरकार कीमिया प्रयोगशाला से बाहर निकले तो वे थके हुए थे, उनका चेहरा पीला था और उनके कदम घिसट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो गिर जाएंगे। लेकिन उनकी रक्तवर्ण आंखें भयावह रूप से चमक रही थीं और उनकी आंखों में कुछ धुंधले रून भी देखे जा सकते थे। अगर सोलोमन इस समय मौजूद होते तो वे निश्चित रूप से देखते कि इस युवक की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया है। आधे महीने पहले का आरव मेहरा आज के आरव मेहरा से बिल्कुल अलग स्तर पर था। यह मैजिक एरे सिस्टम द्वारा लाए गए बदलावों के कारण था। आरव मेहरा ने कीमिया प्रयोगशाला से बाहर आने के बाद पुराने बटलर को खोजने की योजना बनाई थी ताकि यह पूछ सके कि व्यवसाय कैसा चल रहा है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने एक छोटी सी आकृति देखी जो पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आह बॉस मेहरा, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। रैमी ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से इंतजार कर रहा था। वह बहुत नींद में लग रहा था और जब उसने आरव मेहरा को देखा तो उसने आरव मेहरा का अभिवादन करने से पहले अपनी आंखों की मालिश करने के लिए अपने हाथ उठाए। क्या तुमने बहुत देर तक इंतजार किया? रैमी की पीली शक्ल देखकर आरव मेहरा थोड़ा भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। पुराने बटलर ने आरव मेहरा से वादा किया था कि एक बार जब वह कीमिया प्रयोगशाला में प्रवेश करेगा तो कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकेगा। अगर कोई बहुत बड़ी बात भी हो जाती तो भी उसे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वह खुद बाहर नहीं आ जाता। रैमी का दरवाजे पर तब तक इंतजार करना जब तक वह सो नहीं जाता, इसका मतलब था कि गिल्डेड रोज के साथ कुछ जरूर हुआ है। नहीं, ज्यादा देर नहीं, चलो चलते हैं, तुम रास्ते में समझा सकते हो। आरव मेहरा ने रैमी को नीचे ले जाते हुए पूछा, क्या दुकान में कुछ हुआ है? हाँ वाकई, हमने एज रिफ्ट को जो सामान दिया था उसे वाइपर नेस्ट के लोगों ने जब्त कर लिया। वाइपर नेस्ट? आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। कुछ समय पहले आरव मेहरा ने सिल्वर मून मर्सिनरीज का सहयोग प्राप्त करने के लिए घोस्ट पोशन का इस्तेमाल किया था, जिसमें उनके उत्पादों को खरीदने का सौदा भी शामिल था। तब से सिल्वर मून मर्सिनरीज ने गिल्डेड रोज से काफी कीमिया उत्पाद खरीदे थे। शुरुआत में इन कीमिया वस्तुओं को लान मोनाक मेन स्ट्रीट तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सिल्वर मून मर्सिनरीज के एज रिफ्ट के अभियान पर रवाना होने के साथ माल का परिवहन गिल्डेड रोज द्वारा किया जाना था। और अंत में एक साधारण कीमिया स्टोर में सशस्त्र कारवां नहीं थे जो पूर्व फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास थे। इसके बाद के 10 शिपमेंट में बहुत अधिक जनशक्ति का उपयोग किया गया था, फिर भी उन्हें 2 बार लूट लिया गया। सौभाग्य से सिल्वर मून मर्सिनरीज ने तुरंत सहायता प्रदान की और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वे 2 डकैतियां केवल साधारण डाकुओं द्वारा की गई थीं। वे ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन लोगों के पैमाने पर थे और सिल्वर मून मर्सिनरीज द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। जहां तक थाउजेंड सल्फ सिटी की ज्यादा जानी मानी सेनाओं की बात है तो किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये सिल्वर मून मर्सिनरीज का साथी था। आम सेनाओं के पास ऐसे समूह को अपमानित करने के बाद छिपने का भी समय नहीं होता, तो कौन बेपरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा? वाइपर नेस्ट का जिक्र ही न करें। ये वाइपर नेस्ट कैसे हो सकता है? ईमानदारी से आरव मेहरा समझ नहीं पाए। क्या वाइपर नेस्ट का नेता बेवकूफ था? वे सिल्वर मून मर्सिनरीज द्वारा खरीदी गई कीमिया वस्तुओं को जब्त करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? क्या उन्हें सासू द्वारा अपनी महान तलवार उनके दरवाजे पर लाने का डर नहीं है? ओह ठीक है रैमी, ये कब हुआ? कल दोपहर। साथ गए 5 कीमिया प्रशिक्षुओं को भी पकड़ लिया गया। बॉस पावे अभी अभी वाइपर नेस्ट से उनकी रिहाई का अनुरोध करने के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अध्याय 60, मुझे भेजी गई वस्तुओं की सूची दो। समझ गया बॉस मेहरा। रैमी ने जल्दी से वस्तुओं की मांगी गई सूची निकाली। उस पर 1 दर्जन से अधिक प्रकार के उत्पाद सूचीबद्ध थे, जिनमें से अधिकांश दवाएं थीं। रैमी से पूछने पर आरव मेहरा को पता चला कि ऐसा एज रिफ्ट में सिल्वर मून मर्सिनरी के अभियान के ठीक से न चलने के कारण हुआ था। एज रिफ्ट के बाहर रहते हुए भी वे पहले ही बहुत से हताहत हो चुके थे और इस प्रकार हाल के ऑर्डर में ज्यादातर कीमिया दवाएं शामिल थीं। कीमिया दवा? आरव मेहरा थोड़ा समझ गया। यह शायद होप पोशन की वजह से हुई परेशानी थी। अगर यह सच में मामला था तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आरव मेहरा को यकीन था कि वाइपर नेस्ट के लोग जल्द या बाद में उसके सामने आएंगे। आरव मेहरा ने सूची नीचे रख दी और कुछ और नहीं पूछा। वह गिल्डेड रोज में अकेले शांति से इंतजार कर रहा था। जैसा कि
पता चला आरव मेहरा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 घंटे बाद रैमी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। बॉस मेहरा, बॉस मेहरा। रैमी की चिंतित आवाज दरवाजे के पीछे से आई। आरव मेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई आया था? हाँ, 2 लोग आए, एक जादूगर और एक लड़ाकू। उन्होंने खुद को वाइपर नेस्ट के सदस्य के रूप में पेश किया और वे गिल्डेड रोज के मालिक से बात करना चाहते थे। अच्छा, मैं समझ गया। पहले उनका अभिवादन करो, मैं जल्द ही आऊंगा। आरव मेहरा ने रिसेप्शन रूम की ओर धीरे धीरे चलने से पहले एक साफ काले रंग का लबादा पहना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी नज़र 2 इंतजार कर रहे मेहमानों पर पड़ी। उनमें से एक मध्यम कद का लाल बालों वाला आदमी था और वह लगभग 40 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत लंबा निशान था जिससे वह काफी भयंकर लग रहा था। उसने लाल रंग का चमड़े का कवच पहना हुआ था। उसके दाहिने तरफ एक बड़ी तलवार थी जो हल्की जादुई उतार चढ़ाव छोड़ रही थी। यह एक बहुत ही बढ़िया हथियार लग रहा था। एक नज़र में आरव मेहरा इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि यह एक महान तलवारबाज था और हाल ही में आगे बढ़ा था। केवल महान तलवारबाज जो हाल ही में आगे बढ़े थे, वे अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे। लगातार बाहर निकलती आभा के साथ किसी की ताकत का अनुमान लगाना काफी आसान था। यह एक महान जादूगर के लिए भी ऐसा ही था जिसने हाल ही में अपने मन भंवर को कुचल दिया था। लेकिन वर्तमान आरव मेहरा के लिए ऐसा नहीं था। समय समय पर उसकी आंखों में चमकने वाले रूनों के अलावा लोग आमतौर पर जादुई उतार चढ़ाव के माध्यम से आरव मेहरा की असली ताकत को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उसका नियंत्रण बहुत बेहतर था। ये व्यक्ति जो हाल ही में एक महान तलवारबाज बनने के लिए आगे बढ़ा था, उसके साथ एक साथी था और इसके अलावा वह व्यक्ति एक परिचित था। ये 9वीं रैंक का जादूगर था जो वाइपर नेस्ट के एक समूह के साथ आरव मेहरा के घर में चोर को पकड़ने के लिए फारियों के साथ गया था। लेकिन वे उस चोर को कभी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि 9वीं रैंक के जादूगर को खुद आरव मेहरा का पीछा करते हुए अंदर जाना पड़ा और लंबे समय तक पूछताछ की गई। जादूगर लैरी, बहुत दिनों से नहीं मिले। आरव मेहरा ने रिसेप्शन रूम में प्रवेश करने के बाद बहुत विनम्रता से उनका अभिवादन किया। 9वीं रैंक का जादूगर पहले से ही बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था, अपनी आंखें आराम से टिकाए हुए किसी के आने का इंतजार कर रहा था। इसलिए जब उसने आरव मेहरा की आवाज सुनी तो लैरी तुरंत सख्त हो गया। उसने अविश्वास में अपनी आंखें खोली और तुरंत अपने पैरों पर कूद गया। माँ, जादूगर मेहरा। हाँ, जादूगर लैरी, हम फिर से मिलते हैं। हाँ, ऐसा संयोग है। लैरी खुद को थप्पड़ मारने के बारे में सोचते हुए सख्त मुस्कुरा रहा था। अरे, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि गिल्डेड रोज का मालिकाना हक उसी परिवार के पास है। मैं तो वाकई एक बेवकूफ की तरह आया था, उसने अफसोस के साथ सोचा। यह आदमी एक राक्षस है जो बिना सांस फूले 1 दर्जन बार मेटामैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। जब उसने उस दृश्य के बारे में सोचा तो 9वीं रैंक का जादूगर चुपके से लड़ाकू के शरीर के पीछे छिपने के लिए आगे बढ़ा। क्या हो रहा है? महान तलवारबाज ने अपने साथी पर एक अजीब नजर डाली। वह हैरान था। जादूगर लैरी, जो क्रूर और निर्दयी होने के लिए मशहूर था, थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। नहीं, कुछ नहीं। लैरी ने अपना सिर उठाया और देखा कि आरव मेहरा उसकी ओर देख रहा है और तुरंत पीछे हट गया। एक और शब्द कहने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से महान तलवारबाज ने इसे दिल पर नहीं लिया। अगर पूछने के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला तो बस यही बात थी। वह अपने कामों में व्यस्त हो जाता। रिसेप्शन रूम की मेज पर उसके हाथ थे और वह अपनी आभा बिखेरता रहा, जिससे उसे कुछ हद तक दमनकारी एहसास हो रहा था। तुम राजीव मेहरा हो? वास्तव में मैं राजीव मेहरा हूँ। आरव मेहरा ने महान तलवारबाज के सामने बैठने से पहले सिर हिलाया। अच्छा मेहरा, मैं आज तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। तुम्हारे नाम के गिल्डेड रोज ने वाइपर नेस्ट के इलाके में 4 बार घुसपैठ की है। क्या तुम वाइपर नेस्ट की सहनशीलता की सीमा का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हो? महान तलवारबाज का रवैया बहुत आक्रामक था, जो स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि वह बातचीत में ऊपरी हाथ पाने के लिए कैसे आमादा था। कोई कम साहसी व्यक्ति उसके प्रदर्शन से डर सकता है। दुर्भाग्य से आरव मेहरा रीढ़विहीन नहीं था। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आरव मेहरा ने पलकें झपकाए बिना ही ग्रेट स्वॉर्ड्समैन को ध्यान से देखा। तुम कौन हो? मैं। ग्रेट स्वॉर्ड्समैन ने आश्चर्य से लगभग गला घोंट दिया। मैंने तुमसे इतना उग्र सवाल पूछा, तुम इतनी तुच्छ बात कैसे पूछ सकते हो? तुम जितने भी उत्तर दे सकते थे उनमें से तुमने मेरा नाम क्यों पूछा? ठीक है, शांत हो जाओ, आराम करो। ग्रेट स्वॉर्ड्समैन ने मन ही मन 10 तक गिनती की, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और फिर गर्व से जवाब दिया, मैं रियोस हूँ। रियोस, मैं तुमसे मिलने का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, आरव मेहरा ने जम्हाई लेते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रियोस की शांति खत्म हो गई। राजीव मेहरा, मुझे बीच में मत टोको। मैं आज तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कारवां ने वाइपर नेस्ट के इलाके में 4 बार घुसपैठ क्यों की? क्या तुम वाइपर नेस्ट को भड़काने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, यह अच्छा है। रियोस के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। हालांकि राजीव मेहरा का रवैया नापसंद करने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सौभाग्य से उसे वाइपर नेस्ट की भयावहता का पता था। रियोस ने खांसकर अपना गला साफ किया और फिर एक बार फिर अपने हाथ मेज पर रखे। एक ऊंचे भाव के साथ उसने पूछा, हमारे वाइपर नेस्ट को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
क्या स्पष्टीकरण? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम हमें किस तरह का स्पष्टीकरण दिखाओगे। तुम मुआवजा मांग रहे हो। हम मफ। रियोस ने ठंडी सांस ली, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश था। ऐसा लगता है कि मेरे पास बातचीत करने का हुनर है। बस एक साधारण डर से ये बंदा ईमानदार हो गया। जब तक मुझे होप पोशन का फॉर्मूला नहीं मिल जाता तब तक रुको, बॉस सॉस मुझे जरूर इनाम देंगे। यह अफसोस की बात है कि इस बेवकूफ लैरी को मेरे क्रेडिट का हिस्सा मिलेगा। और ठीक है, लैरी की बात कर रहा हूँ। रियोस को यह अजीब लगा। राजीव मेहरा के आने के बाद से लैरी ने अजीबोगरीब हरकतें कैसे शुरू कर दीं। वह ऐसा लगता है जैसे चूहे और बिल्ली मिल गए हों। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।